गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। अकाउंट्स का पेपर आप लोगों का बहुत जोरदार हो चुका है। आप लोग घर पे इस वक्त में आ चुके हैं। घड़ी में इस वक्त के अंदर 7 बज रहे हैं और हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा रिवीजन। जी हाँ, पूरे लॉ का रिवीजन मैं आपको यहाँ पे करवाने वाला हूँ। कंपनी लॉ पर हम सबसे पहले अपनी बात को स्टार्ट करेंगे। मेन मेन टॉपिक्स के ऊपर हम सारी बात करने वाले हैं और उसके बाद कल हम लोग दिन के अंदर बच्चों बात करेंगे हमारे अदर लॉस के ऊपर भी। और इस बीच में आप लोगों के पास में खूब टाइम रहेगा, आप सेल्फ स्टडी भी साथ साथ में कर सकते हैं। तो मैं टारगेट वाइज आप लोगों को वीडियो डालता जाऊंगा और आप उसके हिसाब से बिल्कुल तैयारी जो है अपनी करते रहेंगे। उस वीडियो को सामने रखिएगा और मेरे साथ साथ बुक को ओपन करके, और इसीलिए हम अपनी बुक से ही इसको पूरा रिवाइज कर रहे हैं और बहुत फटाफट से हम लोग इसको रिवाइज करेंगे ताकि कम टाइम के अंदर आप लोगों को ज्यादा बेनिफिट इसका मिल सके। चलिए जी, तो अकाउंट्स का पेपर जैसा मैंने कहा बहुत अच्छा हो चुका है। किसी का अगर थोड़ा सा भी गड़बड़ हुआ है बच्चों, तो अभी अकाउंट्स का टेंशन छोड़ दीजिए और सीधा सीधा लॉ की तैयारी पर आ जाइए। और हम लोग लॉ के अंदर आज बच्चों सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं कंपनी लॉ। जैसा आपको मैंने कहा, अब कंपनी लॉ का जो बेसिक पार्ट है बच्चों, जो हमारा सेक्शन नंबर 1 से लगा करके 22 तक का है, जो सीए फाउंडेशन से कनेक्टेड है, उसको यहां पे मैं फिलहाल टच नहीं कर रहा हूं क्योंकि बहुत बेसिक सा टॉपिक है, आप लोग उसको ऑलरेडी पढ़ करके आए हैं। फिर बच्चों 23 से लगा करके सेक्शन नंबर 42 प्रोस्पेक्टस, ऑलरेडी मैं आपको उसका रिवीजन दे चुका हूं। मैं फिर से यहां पे उसको आपको बता दूंगा। मैं इस वीडियो के लिंक में उसका, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी डाल दूंगा, जहां पे आप प्रोस्पेक्टस वाले टॉपिक का एक फास्ट ट्रैक रिवीजन अभी कर सकते हैं। जी हाँ, तो आप लोग पहले प्रोस्पेक्टस को लेना चाहें तो बिल्कुल प्रोस्पेक्टस वाला चैप्टर ले लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा। और उसके बाद आप इस वीडियो को करने वाले हैं, यानी इस वीडियो को देख करके मेरे साथ करने वाले हैं रिवाइज। तो हमने कहा सर प्रोस्पेक्टस तो हो गया, सेक्शन नंबर 42 तक सर हमने वहां पे कवर कर लिया, तो आप बताइए आप यहां क्या करवाने वाले बच्चों। तो हम चलेंगे सीक्वेंस से और अब हम बच्चों बात करने वाले शेयर कैपिटल वाले चैप्टर पर। और शेयर कैपिटल में हम लोग बच्चों सेक्शन 43 से लगा करके, जी हाँ, सेक्शन नंबर हमारा जो है बच्चों 43 से लगा करके 55 नहीं, मतलब हम तो पूरा पोर्शन पहला पार्ट है ये, हम लोग सेक्शन नंबर 70 तक बच्चों बात करने वाले हैं। फटाफट से बात करेंगे, रिवाइज करेंगे। तो चलिए बगैर टाइम गवाए हम लोग शुरू कर देते हैं बच्चों। सबसे पहले शेयर का डेफिनेशन होता है, शेयर इज अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी, और इसमें स्टॉक भी इंक्लूड होता है। बराबर सिंपल सी बात है बच्चों। क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल, वेदर ऑथोराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब, कॉल्ड अप, पेड अप कैपिटल, आप लोग सब अच्छी तरह से जानते हो। इसमें मेरे पढ़ाने लायक कुछ नहीं है सिवाय पेड अप कैपिटल के। आइए उसको पढ़ लेते हैं। पेड अप कैपिटल मींस सच एग्रीगेट अमाउंट ऑफ मनी क्रेडिटेड एज पेड अप एज इज इक्विवेलेंट टू द अमाउंट रिसीव एज पेड अप इन रिस्पेक्ट ऑफ शेयर। यानी पेड अप का मतलब है ऐसा जो भी पैसा जो पेड अप की तरफ से क्रेडिट किया गया अगर इस अकाउंट में, वो हमारी पेड अप कैपिटल कहलाएगी। और इसमें बच्चों ऐसा अमाउंट भी इंक्लूड रहेगा, समझिएगा, इट आल्सो इंक्लूड एनी अमाउंट क्रेडिटेड एज पेड अप। लेकिन इसमें वो अमाउंट क्रेडिट नहीं होगा बच्चों जो रिसीव भले ही हुआ है लेकिन वो पेड अप नहीं है बच्चों। इसका मतलब हो गया कॉल्स इन एडवांस से। जी हाँ, कॉल्स इन एडवांस से, कि कॉल्स इन एडवांस का जो पैसा है वो आज जरूर गया है। आपने मान लीजिए 5 रुपीज मंगवाए थे, 7 आ गए तो 2 रुपए आ तो गए, लेकिन ये 2 रुपीज आपका पेड अप कैपिटल का पार्ट नहीं है, उसको कॉल्स इन एडवांस के अंदर डाल दीजिए। बराबर। फिर जब आप कॉल को ड्यू करेंगे उस वक्त के अंदर आप बिल्कुल कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल करके उसको कैपिटल का पार्ट यानी पेड अप का पार्ट बना सकते हैं। ये इसमें अपने को ध्यान रखना है। चलिए जी, तो सिंपल सा सेक्शन है बच्चों। नाउ नंबर 43 पे आपको लेकर के आता हूं बच्चों। 43 वाला सेक्शन, इक्विटी शेयर विद वोटिंग राइट, डिफरेंशियल वोटिंग राइट, आप लोग जानते हैं। और यहां पे मैं आपको एक नोट पढ़ा देता हूं बच्चों कि ये जो लाइन लिखी है, दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई टू प्राइवेट कंपनी एंड स्पेसिफाइड आईएफएससी पब्लिक कंपनी, जहां पे मेमोरेंडम और आर्टिकल प्रोवाइड करते हैं। इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग इक्विटी प्रेफरेंशियल इशू नहीं करेंगे। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि जो भी हमारी ऐसी कंपनियां प्राइवेट या आईएफएससी पब्लिक कंपनीज है, वो अपने हिसाब से अपने रूल्स को फ्रेम कर सकती है मेमोरेंडम और आर्टिकल्स के थ्रू। ये आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। अब बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हमारे पास पढ़ने के लिए आता है, और वो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों इक्विटी शेयर, और वो भी इक्विटी शेयर में डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। आइए क्या लिखा है। An equity share with differential voting right is an ordinary equity share, but it provides fewer voting rights to a shareholder। बच्चों डिफरेंशियल वोटिंग राइट का मतलब है तो ये भी शेयर होल्डर, लेकिन इसमें आपको कुछ राइट्स जो है वो एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं, अपने को ध्यान में रखना है। सर कैसे होता है, क्या होता है, थोड़ा सा बता दीजिए बच्चों। इसके रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने को पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन सिंपल मतलब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे क्या किया जाता है। एग्जाम्पल आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, मेरे साथ में छोटा सा पॉइंट बोला है, इंडिया के अंदर कौन कौन सी कंपनीज है उसका एग्जाम्पल भी हमने आपको दे दिया। नॉर्मली इसके अंदर हम ये चाहते हैं कि भाई
जितने आपके पास में शेयर्स हैं, बराबर उस रेशियो में आपको यहाँ पे वोटिंग राइट्स अवेलेबल नहीं हो रहे। रेशियो हमने चेंज कर दिया ताकि कंपनी इशू इक्विटी शेयर में डिफरेंशियल वोटिंग राइट टू प्रिवेंट हॉस्टाइल टेक ओवर, बराबर से, ताकि कोई कंपनी को टेक ओवर नहीं कर सके। और जो सिर्फ कंट्रोल नहीं करना चाह रहा है, इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, तो भी उसके वोटिंग राइट कम कर दिए, शेयर ले लो, लेकिन वोटिंग राइट आपको कम मिलेंगे। हो सकता है 2:1 के अंदर मिले, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल वोटिंग राइट। चलिए जी बच्चों, इसके लिए इंपॉर्टेंट चीज जो आएगी, मीनिंग वीनिंग कम पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि इसका प्रोसीजर बताइए, याद करके जाना है। सबसे पहले बच्चों आर्टिकल्स में प्रोविजन होना चाहिए। सेकंड नंबर, कंपनी को मीटिंग बुला करके बच्चों ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। और बच्चों अगर वो कंपनी है लिस्टेड कंपनी, लिस्टेड कंपनी देखते जाइए, लिस्टेड कंपनी है अगर बच्चों, तो उस केस के अंदर पोस्टल बैलेट से परमिशन लेना होगा। जो आप कंपनी मीटिंग्स वाले चैप्टर के अंदर आप लोग पढ़ते हो पोस्टल बैलेट, बराबर, तो लिस्टेड कंपनी अगर है तो पोस्टल बैलेट के थ्रू करना पड़ेगा आपको ये काम, रेजोल्यूशन पास करने का। अदरवाइज सिंपली कंपनी अपनी जनरल मीटिंग बुला करके ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके काम कर सकती है। तीसरा बच्चों, सीलिंग लिमिट, कई लोगों को अभी भी पुरानी वाली याद है, 26% वाली, भूल जाइए। नाउ बच्चों मैक्सिमम ये शेयर जो इश्यू होंगे डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाले, वो कितने होंगे, कितने होंगे, shall not exceed 74% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर। बच्चों टोटल वोटिंग पावर जो भी एंटिटी का, कंपनी का है, टोटल वाला, एकदम टोटल वाला, उसके 74% से ज्यादा आप इशू इसको नहीं कर सकते हो, अपने को ध्यान में रखना पड़ेगा, बराबर। जिसमें से इंक्लूडिंग वोटिंग पावर इन रेस्पेक्ट ऑफ इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट इशूड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि पहले से जो भी आपके इशूड है बच्चों, समझना आता है, वोटिंग पावर इन रेस्पेक्ट ऑफ शेयर विद डिफरेंशियल राइट ऑफ कंपनी शैल नॉट एक्सीड, लिमिट चेंज हो चुकी है, अब टोटल वोटिंग पावर आपका जो है, बराबर, जिसमें से पहले से जो आपने शेयर इशू कर रखे हैं डिफरेंशियल वाले उनको इंक्लूड करके, बराबर, टोटल वोटिंग पावर के 74% से ज्यादा ये नहीं होना चाहिए बच्चों, ये आप लोगों को यहाँ पे ध्यान में रखना है। चलिए जी, गुड ट्रैक रिकॉर्ड वाला पॉइंट बच्चों हट चुका है। कंपनी के लिए एक और रिक्वायरमेंट आ गई कि कंपनी ने पिछले 3 साल के अंदर, है ना, लास्ट 3 ईयर में कहीं पर भी एनुअल अकाउंट्स, एनुअल रिटर्न एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सबमिट करने में किसी तरह का बच्चों कोई भी फॉल्ट नहीं किया होना चाहिए। नेक्स्ट नंबर बच्चों आ गया सीधा सीधा सा कि कंपनी का कोई भी डिफॉल्ट कहीं पर भी सिक्योरिटीज के पेमेंट को लेकर के नहीं है, बराबर, समझना है इसमें। द कंपनी हैज, मैंने आप लोगों को क्लास के अंदर एक चार्ट बनवाया था इसका, उसको जरूर देख लीजिएगा। द कंपनी हैज नो सबस्टेटिंग डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ, डिविडेंड के पेमेंट करने के अंदर कहीं पर भी रीपेमेंट करने में, डिपॉजिट का, प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन करने में, या डिबेंचर का रिडम्पशन करने में बच्चों किसी तरह का कंपनी ने कोई भी फॉल्ट नहीं किया होना चाहिए, बराबर। यानी डिफरेंशियल वोटिंग राइट इशू करना चाहते हो तो ये सारी कंडीशंस को फॉलो करना पड़ेगा। नंबर नेक्स्ट क्या आया बच्चों, देखिए, द कंपनी हैज नॉट डिफॉल्टेड इन पेमेंट ऑफ एनी टर्म लोन फ्रॉम अ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और स्टेट लेवल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और शेड्यूल बैंक दैट हैज बिकम रीपेबल और इंटरेस्ट पेबल देयर ऑन, यानी इनके पेमेंट में, बराबर से, पीएफआई का पेमेंट हो गया, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कोई बैंक हो गया, उसका इंटरेस्ट या रीपे करने में कंपनी ने कोई डिफॉल्ट नहीं किया है। और उसके अलावा बच्चों जो स्टैट्यूटरी ड्यूज हमारे हैं गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी है, जैसे आपको कोई अमाउंट इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में क्रेडिट करना था सेक्शन 125 के हिसाब से, बराबर, या और कोई भी स्टैट्यूटरी पेमेंट करना था, उसमें भी कंपनी ने किसी तरह का कोई डिफॉल्ट नहीं किया है। और बच्चों कंपनी ने पिछले 3 साल में इन एक्ट के अंदर कहीं पर भी कंपनी के अगेंस्ट में पेनल्टी नहीं लगी है। सर ये कौन से वाले एक्ट है सर, कौन से वाले एक्ट है सर, बच्चे आरबीआई हो गया, हमारा सेबी हो गया, हमारा स्कैरा हो गया, हमारा फेमा हो गया, और किसी अदर एक्ट में कंपनी के अगेंस्ट में कोर्ट या ट्रिब्यूनल ने कोई पेनल्टी नहीं दिया है। ये कंडीशंस पूरी करनी पड़ेगी, अगर इन कंडीशंस को पूरा नहीं किया तो आप डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाले शेयर्स को इशू नहीं कर पाओगे, ये अपने को ध्यान में रखना है। चलिए जी, सिंपल फटाफट से करते जाएंगे बच्चों, रिवीजन करते जाइए मेरे साथ में, बिल्कुल नोट्स को, बुक को ओपन करके बैठिए। किन्हीं के पास अगर नोट्स नहीं है तो बच्चे कोई टेंशन नहीं, आप यहां से देखते जाइए और चीजों को करते जाइए। अब नेक्स्ट बच्चों इसी में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का पॉइंट आता है, बहुत सिंपल है, आप लोग बहुत आराम से कर सकते हैं। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्रेफरेंशियल राइट्स कैरी करती है बच्चों, डिविडेंड उनको फर्स्ट मिलेगा, डिविडेंड के अंदर उनको प्रेफरेंस मिलेगा, अपने को पता है, बिल्कुल अच्छे से पता है। उसके अलावा बच्चों कैरीज ऑन वाइंडिंग अप के टाइम में भी पहले पेमेंट इनको मिलेगा सर, ये भी हमको पता है। अब बच्चों इसके भी इश्यू और रिडम्पशन की क्या रिक्वायरमेंट है, बहुत सिंपल है बच्चे, आर्टिकल्स में ऑथराइजेशन होना चाहिए, बराबर। कंपनी को अगर प्रेफरेंशियल इशू करना है तो जनरल मीटिंग बुला करके उसके लिए एसआर पास करना पड़ेगा, डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाले के ओआर है, इसके लिए एसआर पास करना पड़ेगा। यहां पे भी बच्चे पुराना कोई रिडम्पशन में डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, देखो क्लियर बोला है,
कंपनी अगर प्रेफरेंस शेयर इशू करना चाह रही है अब, तो पुराने जो इशू अगर किए हैं तो उनमें उनकी रिडम्पशन में कोई तरह का डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, चाहे वो इस एक्ट के कमेंसमेंट के पहले के दे या बाद के दे, या उनके डिविडेंड पेमेंट में भी कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए कि ड्यू हो गया और आपने पेमेंट नहीं किया बराबर। फिर बच्चों, कंपनी जो इशू करेगी इररिडीमेबल वाले प्रेफरेंस शेयर कभी इशू नहीं करेगी, उनका रिडम्पशन पक्का है पक्का है पक्का है। अब बच्चों, रिडम्पशन का टाइम पीरियड क्या है, फटाफट से देखिए। इंपॉर्टेंट बच्चों, एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो सकता है, एमसीक्यू वगैरह बन सकता है। A company limited by shares may issue preference share which are liable to redeem within a period of not exceeding 20 year। बच्चों 20 साल 20 साल 20 साल 20 साल से ज्यादा वाले नहीं होंगे डेट ऑफ इशू, यानी डेट ऑफ इशू से 20 साल के अंदर रिडम्पशन करना है, मतलब करना है। लेकिन a company may issue preference share for a period exceeding 20 year, 20 साल से ज्यादा, but not exceeding 30 year। समझ रहे हैं आप लोग, 20 साल से ज्यादा लेकिन 30 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। For infrastructure project subject to the redemption of 10% of share beginning 21st year of the option of such preferential share। यानी कि 20 साल से ज्यादा हो सकता है लेकिन 30 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एक तो ये कौन सी कंपनियां होंगी जिनको प्रिविलेज दिया, हमने दिया बच्चों, ध्यान से देख लीजिए। इंफ्रास्ट्रक्चर में जो कंपनीज लगी हुई उनको बेनिफिट दिया कि भाई 20 साल से ज्यादा का भी आपका हो सकता है, लेकिन मैक्स से मैक्स 30 साल होगा, लेकिन उसमें भी एक काम करना पड़ेगा। 21st ईयर से आपको प्रेफरेंस शेयर होल्डर की चॉइस के ऊपर रिडम्पशन का फैसिलिटी देना होगा। मतलब 20 साल तो हो ही गया, अगले 10 साल आपके लिए, लेकिन शेयर होल्डर अगर रिडम्पशन चाहते हैं तो 21 साल से उनको रिडम्पशन का 21th ईयर से आप रिडम्पशन का प्रोविजन उनको एट द ऑप्शन ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स देने वाले हैं। ये अपने को ध्यान रखना है बराबर। इंपॉर्टेंट कंडीशंस है सर। फिर कंडीशंस क्या है रिडम्पशन की बच्चों? फुली पेड अप होना चाहिए, सबको पता है कि सर फुली पेड अप होना ही चाहिए। सोर्सेज भी सबको पता है, जो प्रॉफिट अवेलेबल है डिविडेंड के लिए, फ्री रिजर्व्स वगैरह हो गए, और नए फ्रेश इशू करके भी आप रिडम्पशन को कर सकते हैं बराबर से। फिर बच्चों, रिडम्पशन पे जो प्रीमियम देना है उसके लिए आप लोग दो पार्ट बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, जो आप लोग आगे प्रीमियम वाले सेक्शन के अंदर भी पढ़ने वाले हैं। ऐसी कंपनीज बच्चों जिनके ऊपर सेक्शन 133 लगता है, तो अगर 133 लगता है तो द प्रीमियम ऑन रिडम्पशन शैल बी प्रोवाइडेड फॉर आउट ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी ओनली। समझिएगा बराबर से, यानी ऐसी कंपनियां जिन पर सेक्शन 133 की एप्लीकेबिलिटी है, उनका प्रीमियम ऑन रिडम्पशन जो है वो सिक्योरिटी प्रीमियम से नहीं आएगा, वो सिर्फ आएगा प्रॉफिट अवेलेबल जितने हैं उनसे। लेकिन इसके अलावा जो कंपनियां हैं उनके लिए प्रीमियम पर रिडम्पशन दो जगह से आ सकता है, आउट ऑफ रिजर्व यानी फ्री रिजर्व वगैरह से तो आएगा ही, साथ में सिक्योरिटी प्रीमियम भी यूज हो सकता है। ये आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए, मेरे ख्याल से आप लोगों को याद भी है बराबर। नाउ हर कंपनी को बच्चे सीआरआर यहाँ पे बनाना पड़ेगा, जो आपको फ्रेश इशू से अगर नहीं करना चाह रहे हैं रिडम्पशन, तो जितना आपका शेयर कैपिटल है जिसको आप रिडीम करना चाह रहे हैं उसके बराबर का अमाउंट आपको सीआरआर में ट्रांसफर करना है। आप लोग जानते हो सीआरआर का यूज बच्चों एमसीक्यू बन सकता है, ओनली इश्यू ऑफ फुली पेड अप बोनस शेयर्स के लिए होगा, और इसके लिए आपको आरओसी को नोटिस भी देना होगा बराबर। फिर बच्चों, ये वाला जो एक पॉइंट है ये हमारा बहुत जबरदस्त पॉइंट आता है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, इसको ध्यान से समझ लीजिए कि क्या लिखा है। वेयर अ कंपनी इज नॉट इन पोजीशन टू रिडीम एनी प्रेफरेंस शेयर और टू पे डिविडेंड। बच्चों समझना, where a company is not in position to redeem, अगर कोई कंपनी ऐसी है जो प्रेफरेंस शेयर का रिडीम्पशन नहीं कर पा रही है, डिविडेंड पे नहीं कर पा रही है, इट मे इशू फर्दर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इक्वल टू द अमाउंट ड्यू इंक्लूडिंग द डिविडेंड देयरऑन इन रिस्पेक्ट ऑफ अनरिडीम्ड प्रेफरेंस शेयर। तो जो बहुत सिंपल है, अगर कोई कंपनी इस पोजीशन में नहीं है कि वो पे कर पाए या डिविडेंड भी नहीं पे कर पा रही है, तो उसको यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पावर लॉ ने दिया, फर्दर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर उनके बदले में इशू कर सकती है बच्चों। यानी कि सपोज करो कि 1 लाख के प्रेफरेंस शेयर है जिसपे 10,000 का इंटरेस्ट बनता है, टोटल 1,10,000 है जो कंपनी को पे करना है, कंपनी नहीं पे कर पा रही है, तो लॉ ने ऑफर दिया, लॉ ने एक चांस दिया कि आप क्या कर दो, 1,10,000 के नए प्रेफरेंस शेयर इश्यू कर दो। पुराने वाले एंट्री क्या हो जाएगी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल हो गया, वो आपने डिविडेंड वाला जो पैसा है और कैपिटल का पैसा आपने यहाँ लाके खत्म कर दिया। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अपन एंट्री कर सकते हैं। On the issue of such share, redeemable preference share, the unredeemed preference share shall deemed to be have been redeemed। बराबर बच्चों समझना, लॉ ने पावर इनको दिया। इससे क्या होगा कि जैसे ही आपने उस एंट्री को डेबिट किया, पुराने वाले प्रेफरेंस शेयर मान लिए जाएंगे, रिडीम हो गए, मान लेंगे वो रिडीम हो गए और उसके बदले नए हमने इशू कर दिए। तो जब नए इशू कर दिए तो बट ऑब्वियस है पुराने वालों का क्या मानना है, अपने को रिडम्पशन रिडम्पशन और रिडम्पशन बराबर। लेकिन ये तो सर ना इंसाफी हो जाएगी, तो उसके लिए बच्चे लोगों ने कंडीशंस बनाई है। कंडीशन है क्या कंडीशन है सर?
कंसेंट होना चाहिए 3/4 ऑन द वैल्यू ऑफ सच प्रेफरेंस शेयर। बच्चों जितने, जैसे मैंने कहा कि 1 लाख रुपए के प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं, बराबर 1 लाख का वैल्यू उनके पास में है, तो इसके 3/4 के बराबर जिनके पास वैल्यू हो, यानी कि जिनके पास में 3/4 75%, 75,000 की वैल्यू पर होल्ड करने वाले जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होंगे, उनका अपने को कंसेंट चाहिएगा। एंड साथ में अपने को ट्रिब्यूनल का कंसेंट भी लेना पड़ेगा विद द अप्रूवल ऑफ द ट्रिब्यूनल ऑन द पिटिशन मेड बाय दिस बिहाफ। ट्रिब्यूनल से भी परमिशन लेनी होगी। तो याद रखिएगा 3/4 इन वैल्यू है, समझना, होल्डर ऑफ 3/4 इन वैल्यू की परमिशन लेनी पड़ेगी। जिनके पास में 75% की वैल्यू के प्रेफरेंस शेयर होल्डर है बच्चों, उनका परमिशन अपने को इधर लेना पड़ेगा। ये आप लोग मेनली ध्यान में रखने वाले हो। चलिए जी, ठीक है, और ट्रिब्यूनल का भी लेना पड़ेगा। अब बच्चों कई लोग होंगे जो कंसेंट नहीं देंगे, तो ट्रिब्यूनल बोलेगा, जब अप्रूवल देगा, ऑर्डर द रिडम्पशन फॉर विद द प्रेफरेंस शेयर हेल्ड बाय सच पर्सन हु हैव नॉट कंसेंटेड टू द नोटिस। यानी जिन लोगों ने भी इस पर अपना कंसेंट नहीं दिया रहेगा, उनको ट्रिब्यूनल बोलेगा भाई इनका पैसा वापस कर दो। भाई जो लोग तैयार हो गए कि ओके हमको नया प्रेफरेंस शेयर दे दो, चलेगा। लेकिन जो लोग बोले नहीं, हमने तो प्रेफरेंस शेयर में पैसा इसलिए लगाया था कि 20 साल बाद हमारा पैसा जो भी हमारे पास आ जाएगा, या जो भी है, जितना भी टाइम कंपनी ने डिसाइड किया पैसा आ जाएगा, तो ठीक है भाई, आप पैसा ले लो, बात खत्म करो। ये पक्का 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 जरूरी है। चलिए जी, डिफरेंस बच्चे लोगों को आप कर सकते हैं। डिफरेंस वाला पॉइंट मैं नहीं पढ़ा रहा हूं आपको, डिफरेंस वाला नहीं पढ़ा रहा हूं बच्चों। सेक्शन नंबर 44 45 कोर्स में नहीं है, हटा दीजिए हटा दीजिए हटा दीजिए, कोर्स में नहीं है बच्चों, कोई टेंशन नहीं। नाउ बच्चों, शेयर सर्टिफिकेट, छोटे मोटे से पॉइंट है, एमसीक्यू बन सकता है। शेयर सर्टिफिकेट एक सर्टिफिकेट है, 2 डायरेक्टर के इसके ऊपर साइन होंगे बच्चों, बाय द कंपनी अंडर कॉमन सील हो सकती है अगर हो तो। बच्चों कॉमन सील अगर हो तो, कॉमन सील नहीं है तो 2 डायरेक्टर के साइन होंगे, और या फिर एक डायरेक्टर या सीएस भी इसके ऊपर साइन कर सकता है। अपने को ध्यान में रखना चाहिए, सिंपल सा पॉइंट है बच्चों। डिक्लेरेशन ये लोग आप जानते हैं, डीमेट का मतलब भी आप लोग जानते हैं। अब बच्चों इम्प्लीकेशन क्या है? इम्प्लीकेशन बहुत सीधा सा है कि एक बार अगर मान लीजिए कि एस्टोपल एस्टूडाइडल कहता है कि कंपनी ने किसी के नाम से शेयर सर्टिफिकेट इशू कर दिया है, तो फिर कंपनी इस बात से मना नहीं कर सकती, कंपनी उसके लिए लायबल रहेगी। लेकिन रुबेन वाला केस क्या कहता है? अगर फोर्जरी वहां पे आ गई है, अगर किसी ने फर्जी साइन कर दिए शेयर होल्डर के, और सॉरी कंपनी के किसी ऑफिसर के फर्जी साइन से शेयर सर्टिफिकेट अगर इशू हुआ है, तो उसका कोई वैलिडिटी नहीं रहने वाला है। ये आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। बराबर से, बहुत सीधा सा है। चलिए हाँ, डिपॉजिटरी होता है तो बेनिफिशियल ओनर कहलाएगा, ये आप लोग जानते हो। एस्टोपल एस्टू पेमेंट को बच्चों हम लोग अभी आगे पढ़ने वाले हैं, जिसको हम लोग फ्रॉस ट्रांसफर के अंदर इस टॉपिक को कवर कर लेंगे। चलिए जी, कंडीशंस क्या है बच्चों? बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना है, सर्टिफिकेट जो है वो इशू करना है, उसमें नाम, पर्सन का नाम और सिक्योरिटीज वगैरह लिखना चाहिए। और बच्चों रजिस्टर ऑफ मेंबर के अंदर उसका एंट्री भी आ जाएगा। शेयर सर्टिफिकेट आपने इशू किया, सिंपल है। इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, एग्जाम के हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट, डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट क्या होता है बच्चों? कई बार ऐसा होता है कि आपका जो मेन शेयर सर्टिफिकेट है, मतलब शेयर सर्टिफिकेट जो ओरिजिनल वाला है, वो लॉस्ट हो गया या डिस्ट्रॉय हो गया। ओरिजिनल वाला लॉस्ट या डिस्ट्रॉय हो गया, या फिर बच्चों क्या हो गया, कट फट गया, टर्न आउट हो गया। टर्न आउट का मतलब कट फट गया है। तो लॉस्ट हो गया का अलग प्रोविजन है, कट फट गया तो अलग प्रोविजन है। क्योंकि कट फट जाए तो पुराना वाला जमा करा के नया लेना है, ज्यादा टेंशन नहीं है। लेकिन लॉस्ट वाले में भैया बड़ा टेंशन है। आओ टेंशन दूर करते हैं। अगर सर्टिफिकेट लॉस्ट हो गया है तो सर क्या करना है? क्या करना है बच्चों? प्रायर कंसेंट बोर्ड की लेनी पड़ेगी, बोर्ड की प्रायर कंसेंट लेनी पड़ेगी। और उसके अलावा बच्चों आपको एविडेंस देना पड़ेगा। मैंने कहा था, याद करो, इंडेमनिटी बॉन्ड, एफआईआर का कॉपी देना पड़ेगा तुमको, इंडेमनिटी बॉन्ड भर के देना पड़ेगा, एविडेंस देने पड़ेंगे, फीस देनी पड़ेगी नॉट एक्सीडिंग 50 रुपीज पर सर्टिफिकेट। और बच्चों कंपनी इसके अंदर क्या करने वाली है? कंपनी एक पब्लिक नोटिस देने वाली है। उस नोटिस का जो खर्चा होगा, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस, वो भी ये शेयर होल्डर ही बियर करने वाला है। अपने को ध्यान रखना है। कंपनी नया सर्टिफिकेट बना देगी, डुप्लीकेट उस पर लिख देगी, पंच कर देगी, और इस बंदे को इश्यू कर देगी बच्चों, और रजिस्टर में इसका एंट्री भी कर देगी। कहानी खत्म हो गई। बराबर। तो सर इसमें और टर्नआउट में फर्क है। टर्नआउट में खास बात यह है कि आप पुराना वाला जो है वो कंपनी के पास में सरेंडर कर दोगे, तो बड़ी टेंशन नहीं है हमको, कोई आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी। एकदम सीधा सा है कि पुराना वाला आप कंपनी के पास में क्या कर दो बच्चों, सीधा सा पॉइंट हो गया, क्या कर दो? सरेंडर कर दो, सरेंडर कर दो। सर ओके सर, सरेंडर कर दिया। फिर क्या करें? फीस बच्चों यहाँ पे भी लगेगी, फीस सब जगह लगती है, आप लोग जानते हो। द वर्ड डुप्लीकेट में आइदर भी, अब सेम पॉइंट है बच्चों, वही डुप्लीकेट वर्ड उसके ऊपर लिख दिया जाएगा, और उसके बाद में वही है कि आपको शेयर सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाएगा। तो दोनों में बड़ा डिफरेंस ये है कि वहां चूंकि खो चुका है तो आपको कोई इंडेमनिटी देनी पड़ रही है और आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस देने पड़ रहे हैं। यहाँ बड़ी टेंशन इसलिए नहीं है क्योंकि आप वही वाली चीज जो है वो पहले डिपॉजिट करके फिर ले रहे हो, इसलिए टेंशन नहीं। लेकिन यहाँ बच्चों एक बहुत जोरदार पॉइंट आता है कि अगर किसी तरह का फ्रॉडुलेंट इशू हो गया,
इफ अ कंपनी विद इंटेंट टू डिफ्रॉड इशू अ डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट, कंपनी कई बार डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू करने में किसी तरह का फ्रॉड कर रही है, बराबर से कई बार कंपनी ऐसा कर लेती है, फ्रॉड के चांसेस बन जाते हैं। तो उस केस में बच्चों फाइन जरूर आप लोग पढ़ करके जाइएगा, फाइन पढ़ के जाइएगा, नॉट बी लेस देन 5 टाइम्स ऑफ द फेस वैल्यू है जितने भी शेयर्स हैं, और मैक्सिमम ये बढ़ करके 10 टाइम हो सकता है इसका, या फिर 10 करोड़, वो भी विच एवर इज हायर। बड़ी पेनल्टी लगा दी, और ऑफिसर के अगेंस्ट में 447 है ये जो फ्रॉड में लगता है। टाइमिंग बच्चों देख करके जाइएगा पक्के से। अनलिस्टेड कंपनी के लिए 3 मंथ्स है डुप्लीकेट का, और लिस्टेड कंपनी के लिए 45 डेज है, अपने को ध्यान रखना है। सर्टिफिकेट बच्चों टाइम अलग अलग है, डुप्लीकेट का अलग है, अगर सर्टिफिकेट लेना है मेन वाला तो उसका टाइमिंग अलग है, पढ़ के जाना। अगर मेमोरेंडम में स्टार्टिंग में इशू हो रहा है तो 2 मंथ्स इनकॉर्पोरेशन से, अलॉटमेंट में बाद में जब कंपनी शेयर इशू करती है तो अलॉटमेंट से 2 महीना, ये दोनों तो सेम है। लेकिन ट्रांसफर ट्रांसमिशन का अगर केस है बच्चों तो 1 मंथ का टाइमिंग, जब भी आपने ट्रांसफर या ट्रांसमिशन का पेपर डिपॉजिट किया कंपनी के पास में वहां से। चलिए जी, वोटिंग राइट वाला पॉइंट बच्चों बहुत कॉमन है। इक्विटी शेयर्स वालों को बराबर से हमेशा वोटिंग राइट मिलेंगे, उनके कैपिटल के अकॉर्डिंग मिलेंगे, बाकी शो ऑफ हैंड्स होगा तो वैसे मिलेंगे। पोल के थ्रू है तो प्रॉक्सी भी पार्ट ले सकता है, आप लोग अच्छी तरह से जानते हो ना। प्रेफरेंस शेयर वालों को कब मिलते हैं सर? प्रेफरेंस शेयर वालों को तब मिलेंगे जब कोई स्पेसिफिक चीज यहाँ पे होगी। सर स्पेसिफिक चीज का मतलब क्या हुआ बच्चों? स्पेसिफिक पॉइंट का मतलब हो गया कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट तब मिलेंगे जब उनके इंटरेस्ट का कोई मैटर हो। सपोज करो कोई वाइंडिंग अप हो रहा है कंपनी का, बराबर, या रिडक्शन इन कैपिटल का कोई पॉइंट हो रहा है, बराबर, लेकिन इसमें एक्सेप्शन भी देखते चलिए इसी पॉइंट का। प्रेफरेंस शेयर होल्डर मतलब ऑर्डिनरीली इन केसेस में तो मिलते ही हैं, उसके अलावा बच्चों अगर उनको कंटिन्यूस 2 ईयर तक, अगर कम्युनिटिव प्रेफरेंस शेयर से, आप लोग जानते हो प्रेफरेंस शेयर कम्युनिटिव भी होते हैं, अगर कम्युनिटिव वाले हैं या नॉन कम्युनिटिव वाले हैं, कैसे भी केस में 2 साल तक प्रेफरेंस शेयर होल्डर इज एंटाइटल्ड टू वोट ऑन एवरी रिजोल्यूशन प्लेस्ड बिफोर द कंपनी एट एनी मीटिंग इफ डिविडेंड ऑन सच कैपिटल इन फुल और इन पार्ट इज रिमेनिंग अनपेड फॉर ए पीरियड ऑफ 2 इयर्स और मोर। 2 साल या उससे ज्यादा अगर उनको कंटिन्यूस डिविडेंड का पेमेंट नहीं हुआ तो उनको हर मीटिंग के अंदर वोटिंग का राइट जो है वो मिलने वाला है, आप लोग ध्यान रखेंगे। अगेन वही पॉइंट है बच्चों, प्राइवेट और आईएफएससी कंपनीज के ऊपर ये प्रोविजन नहीं लगता, वो अपने मेंबर्स के वोटिंग राइट अपने हिसाब से डिसाइड कर सकती हैं। चलिए जी, सेक्शन 48 एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट जा रहा है बच्चे लोगों, एग्जाम के हिसाब से हमारा बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट जा रहा है। आइए देखें कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा क्या कहता है। चलिए जी, तो बच्चों क्या पॉइंट है हमारा देखना। हमने कहा इसके अंदर सेक्शन 48 कहता है बच्चों मैनर ऑफ वेरिएशन। हेडिंग पढ़ लीजिए सबसे पहले तो, वेरिएशन ऑफ राइट्स ऑफ शेयर होल्डर, सेक्शन 48 इसके ऊपर बात करता है बच्चों। हमने कहा सर किस तरह का वेरिएशन करना चाह रहे हैं, तो वेयर अ शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट क्लास ऑफ शेयर्स, बराबर, द राइट अटैच्ड टू द शेयर ऑफ एनी क्लास मे बी वैलिड। मतलब हम किसी भी क्लास के शेयर्स को हम लोग चेंज कर सकते हैं, बराबर, उनके राइट्स जो है उनके अंदर अपन लोग चेंजेस कर सकते हैं, ऐसा पॉसिबिलिटी है। सर कैसे करना है? विद द रिटर्न कंसेंट ऑफ द होल्डर करना है, नॉट लेस देन 3/4 ऑफ द इशूड शेयर ऑफ दैट क्लास। बच्चों समझना, रिटर्न कंसेंट ले लो 3/4 ऑफ द इशूड शेयर, उस क्लास के जो शेयर्स हैं उनके शेयर होल्डर्स में से 75% का कंसेंट ले लो, या तो ये काम कर लो, नहीं तो बच्चों दूसरा काम क्या कर सकते हो, बाय स्पेशल रिजोल्यूशन पास इन अ सेपरेट मीटिंग ऑफ द होल्डर ऑफ इशू ऑफ दैट क्लास। लेकिन ये कब करना है, मतलब रिटर्न कंसेंट की जगह पे एसआर कब करना है? नंबर 1, if provision with respect of such variation is contained in the मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी। यस बच्चे लोगों, क्या मतलब हो गया इसका? यानी अगर कंपनी के मेमोरेंडम और आर्टिकल्स में ऐसा कोई प्रोविजन हमने बना करके दिया है कि भाई वेरिएशन आप एसआर पास करके कर सकते हो, तो एसआर पास करके कर दो, बराबर। और in the absence of any such provision in the memorandum or article, if such variation is not prohibited by the terms of issue of such share, और अगर बच्चों ऐसा कोई प्रोविजन मेमोरेंडम आर्टिकल में नहीं है लेकिन किसी तरह का प्रोहिबिशन भी नहीं है, भाई या तो मेमोरेंडम आर्टिकल्स में बना दिया प्रोविजन, ओके सर एसआर पास कर देंगे। मेमोरेंडम आर्टिकल में प्रोविजन नहीं बनाया है लेकिन प्रोहिबिशन भी नहीं किया है बच्चों, तो भी एसआर पास करके कर सकते हो, या तो ये कर दीजिए, और नहीं तो दूसरा ऑप्शन आपके पास में हमने क्या दिया, 3/4 का रिटर्न कंसेंट ले लीजिए बच्चों। दोनों में से कोई भी ऑप्शन आप लगा सकते हैं। सर अगर रेस्ट्रिक्टेड हुआ तो बच्चों, प्रोहिबिटेड हुआ तो वैसे भी कुछ नहीं कर पाएंगे, प्रोहिबिटेड के केस में तो नहीं कर पाएंगे। अदरवाइज आपके पास 2 ऑप्शन है, अगर मेमोरेंडम आर्टिकल में लिख दिया कि एसआर पास करके करना है, कर दीजिए। बाई चांस मेमोरेंडम आर्टिकल में कुछ भी नहीं लिखा लेकिन रेस्ट्रिक्ट भी नहीं किया है बच्चों, तो एसआर पास करके कर सकते हो। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि 3/4 का रिटर्न कंसेंट ले लीजिए, कहानी खत्म हो जाएगी। भले ही मेमोरेंडम आर्टिकल्स में लिखा हो नहीं लिखा हो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। चलिए जी, फिर सर इनकी कंसेंट तो ले लिया, क्या अदर की भी लेनी है क्या? हाँ जी बिल्कुल लेनी है। अगर इस वेरिएशन से
दूसरे किसी क्लास के शेयर होल्डर के राइट्स पे कोई इफेक्ट आ रहा है, इनका प्रॉफिट बढ़ा रहे हो, दूसरे वालों का ऑटोमेटिकली इफेक्ट आएगा, तो उनका कंसेंट भी आपको 3/4 का लेना पड़ेगा। सच अदर क्लास ऑफ शेयर होल्डर शैल आल्सो बी ऑप्टेड। सर मान लो इन्होंने दे दिया और उन्होंने नहीं दिया, तो फिर चेंज होने वाला नहीं है बच्चों, इनका कंसेंट तो आ गया, लेकिन जो अदर शेयर होल्डर है उनका भी, अदर क्लास वालों का भी 3/4 कंसेंट लेना है। अगर उन्होंने मना कर दिया तो भी यहाँ पे बच्चों कुछ भी होने वाला नहीं है, फिर आप ये काम नहीं कर पाओगे। ओके सर, फिर बच्चों इनके राइट्स क्या रहेंगे? ये जो डिसेंडिंग वाले हैं इनको राइट्स भी दिए। अच्छा, वहां और यहाँ पे फर्क है। जब अपन प्रेफरेंस शेयर की बात कर रहे थे, जब अपन अल्टरनेट मेथड पढ़ रहे थे, तब तो जो लोग एग्री नहीं थे उनको पैसा दे करके हमने कहा भाई आप रिडम्पशन ले जाओ। यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ है, डिसेंडिंग वाले जो होंगे, जो एग्री नहीं कर रहे हैं, वो चाहे फिर वो बच्चों उन्हीं ग्रुप वाले हो या दिए दूसरे ग्रुप वाले हो, अदर शेयर होल्डर वाले, कोई भी हो सकते हैं। डिसेंडिंग वाले ट्रिब्यूनल के पास में जाके चुगली करने वाले हैं कि सर 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 वेरिएशन को कैंसिल करो। कम से कम बच्चों 10% ऑफ द इशूड शेयर ऑफ ए क्लास डिड नॉट कंसेंट। जिन लोगों ने कंसेंट नहीं दिया, बराबर, उनकी क्लास जो है, उनके क्लास के जो शेयर होल्डर हैं, उनमें से 10% ऑफ इशूड शेयर ऑफ ए क्लास, कम से कम 10% इशूड शेयर पे उनका कंट्रोल होना चाहिए। 10% शेयर कैपिटल उनके पास में है, बराबर। वही अगर है, नहीं तो बच्चे कोई भी जाकर के एप्लीकेशन दे देगा, कैसे काम चलेगा? तो कम से कम 10% पे जिनका कंट्रोल है, वो जाकर के ये परमिशन मांगेंगे, बराबर से एप्लीकेशन देंगे कि सर वेरिएशन को कैंसिल करो, तो ट्रिब्यूनल सुनेगा, बराबर। टाइम लिमिट कितना है बच्चों? टाइम लिमिट एमसीक्यू बन सकता है, ये 21 डेज का टाइम लिमिट हमने आपको दिया है। जब वो रेजोल्यूशन पास हुआ चेंज का, वहां से 21 दिन में ऐसा एप्लीकेशन दे देना चाहिए। ओके सर, दे देंगे। अब एप्लीकेशन एक से ज्यादा शेयर होल्डर है, तो उनके बिहाफ पे कोई एक जना भी दे सकता है, रिप्रेजेंटेशन लिखा है बच्चों। इसका इफेक्ट क्या होगा? इफेक्ट ये होगा कि जब तक ट्रिब्यूनल कंफर्म नहीं करेगा तब तक वेरिएशन नहीं होगा, जब तक मैटर वहां चल रहा है तब तक वेरिएशन नहीं होगा। अब ट्रिब्यूनल बच्चों या तो कंफर्म करेगा, कैंसिल करेगा, या तो ट्रिब्यूनल बोलेगा नहीं ये वेरिएशन होके रहेगा, बिल्कुल चलेगा, ये वेरिएशन करना पड़ेगा हमको, ओके है। तो बच्चे कोई शेयर होल्डर के पास कुछ नहीं है अभी, मेन राइट अभी पढ़ने वाले हैं, और हो सकता है कि वो इसको कैंसिल कर दे, या तो कंफर्म करेगा वेरिएशन को, या वेरिएशन को कैंसिल कर देगा, बात खत्म हो जाएगी। और बच्चों जो भी ट्रिब्यूनल का ऑर्डर होगा 30 डेज के अंदर उसकी कॉपी अपने को आरओसी को भेजनी रहेगी, अपने को ध्यान में रखना है। और अगर ये सेक्शन फॉलो नहीं किया तो पेनल्टी यहाँ पे लगने वाली है, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, बराबर। तो बढ़िया सेक्शन है, इंपॉर्टेंट सेक्शन है बच्चों, पक्के से इसको देख लीजिएगा। सेक्शन नंबर 48 मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। डिसेंडिंग शेयर होल्डर जाएंगे कहां पे? ट्रिब्यूनल को अप्लाई करेंगे, कम से कम 10% ऑफ शेयर इनके पास में होने चाहिए। 20 डेज फ्रॉम द पासिंग रेजोल्यूशन इनको जाना ही पड़ेगा, और उसके बाद ट्रिब्यूनल का जो भी ऑर्डर होगा, वेदर वो अल्टरेशन को कंफर्म करता है, वेदर नॉट कंफर्म कैंसिलेशन करता है, वो मानना पड़ेगा। और जो भी ट्रिब्यूनल के ऑर्डर की कॉपी होगी 30 डेज में अपने को आरओसी को भेज देनी है, कहानी खत्म, नहीं तो पेनल्टी लगेगी। चलिए जी बच्चों, कॉल्स के ऊपर मैं बात नहीं कर रहा हूं, कॉल्स इन का परसेंटेज, कॉल्स इन एडवांस के परसेंटेज, ये सब आपको बहुत अच्छी तरह से आते हैं, ज्यादा मुझे इस पे बात करने की जरूरत नहीं है। चलिए जी, 52 के अंदर बच्चों पहले ही बात कर चुके हैं, जब भी यूटिलाइजेशन की बात करोगे 2 पार्ट में कन्वर्ट कर देना। ऐसी कंपनी जो 133 में कवर है, उसमें खाली 3 जगह यूज हो सकता है, आप लोग जानते हो। बोनस शेयर के अंदर हो सकता है, राइडिंग ऑफ कमीशन एंड डिस्काउंट वगैरह में हो सकता है, और बायबैक के अंदर हो सकता है। सिर्फ 3 यूजेस हैं, बराबर। लेकिन अगर कोई कंपनी जो 133 के अंदर कवर नहीं है, तो उसके 5 यूजेस है बच्चों, 2 यूजेस उनके और बढ़ जाएंगे। सर कौन से? एक तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस वाला पॉइंट एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, बराबर, जैसा देख रहे हो आप, बाकी 3 तो वही है। और एक जो अभी अभी पढ़ा था, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर जो है, वो वाला पॉइंट में भी बढ़ जाएगा, वहां पे भी यूज हो सकता है। लेकिन 133 में जो कवर है उनके सिर्फ 3 यूजेस हैं, इस पॉइंट को थोड़ा अच्छे से पढ़ के जाइएगा। डिस्काउंट में कोई बड़ी टेंशन नहीं है, प्रोहिबिशन है, स्वेट इक्विटी के अलावा आप शेयर को डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते हो, बराबर से। अगर इशू कर दिया तो वॉइड हो जाएगा, और इसके लिए पनिशमेंट भी मिलने वाला है। पनिशमेंट आप लोग पढ़ सकते हैं, बराबर। चलिए जी, पनिशमेंट पे ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूं बच्चों। खास बात यह है कि अगर आपने इन सेक्शंस को फॉलो नहीं किया तो बिल्कुल वॉइड हो जाएगा। और 42, ये जो आपने 52 और 53 पढ़े प्रीमियम और डिस्काउंट वाले, ये शेयर्स पे लग रहे हैं बच्चों, इक्विटी प्रेफरेंस पे, लेकिन डिबेंचर्स पे नहीं लग रहे। लेकिन इसमें खास बात एक बहुत काम की है, a company may issue share at discount for to its creditor when its debt is converted into shares। बच्चों समझना, हम लोग कई बार क्या करते हैं कि भाई क्रेडिटर्स है, 1 लाख रुपए का उनका लोन है, और वहां हम उनको शेयर्स देना चाह रहे हैं ज्यादा वैल्यू के, तो ज्यादा वैल्यू के शेयर्स कम प्राइस के अंदर दे रहे हैं, क्योंकि उनसे हमारा लोन का अमाउंट ड्यू है, बराबर। तो अगर क्रेडिटर्स को आप कन्वर्ट करके शेयर्स दे रहे हैं, तो शेयर डिस्काउंट पर इशू किए जा सकते हैं, बिल्कुल परमिसिबल है, बिल्कुल अलाउड है,
बराबर। लेकिन उसके लिए होना क्या चाहिए, या तो किसी तरह का स्टैट्यूटरी रिजोल्यूशन प्लान बनाया है। भाई कई सारी कंपनियां, सपोज करो सहारा कंपनी आज हो गई, वो कह रही है सर हमारी तो हालत खराब है, हम लोन का पेमेंट नहीं कर पा रहे, बदले में हम शेयर्स देने को तैयार है, क्रेडिटर मान गए, बराबर। तो गवर्नमेंट ने, सेबी ने बैठ करके कोई प्लान बना दिया। नंबर 2 बच्चों, डेब्ट रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम, यही वाला पॉइंट हो गया। डेब्ट रिस्ट्रक्चरिंग इसी को कहते हैं, बराबर। तो या तो कोई रिजोल्यूशन प्लान गवर्नमेंट ने बनाया, या गवर्नमेंट ने कोई डेब्ट रिस्ट्रक्चरिंग किया कि भाई अब कुछ तो पैसा कम से कम रिकवर हो जाए, आप इसको शेयर्स में कन्वर्ट कर दो, कुछ पैसा आ जाएगा, तो हो सकता है बच्चों। या फिर कहीं आरबीआई ने कोई डायरेक्शन दे दिया, जैसा अभी मैंने आपको कहा, आरबीआई का भाई बैंक से लोन होता है ज्यादातर। तो आज मान लो कोई कंपनियां हैं, किंगफिशर या कोई बैंक से बहुत लोन बाकी है, वो कह रहे सर क्या करें, तो क्यों ना डिबेंचर्स को, क्यों ना क्रेडिटर्स को शेयर्स दे दिए जाए, तो उस केस में ये शेयर डिस्काउंट पर इशू हो सकते हैं। यानी कि 1 लाख का लोन है, बराबर, उसके बदले में आपने 1,20,000 की कैपिटल उनको दे दी है, ठीक है। तो जब 1 लाख रुपए का लोन था, तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिटेड 1 लाख हो गया, और डिस्काउंट हमारा डेबिट 20,000 हो गया, आप लोग जानते हो, और 1,20,000 की हमारी कैपिटल हो गई। तो ऐसा किया जा सकता है, 1,20,000 के शेयर देने पड़े आपको, क्योंकि नहीं तो सामने वाला कैश मांग रहा था जो हमारे पास देने को है नहीं। ये काम की बात पढ़ करके जाएंगे। चलिए जी, नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों, फटाफट 54। सर स्वेट इक्विटी शेयर क्या कहता है? बच्चों स्वेट इक्विटी शेयर बहुत जबरदस्त बात करता है। हाँ, सेक्शन हमारा आप लोगों को पता है बहुत अच्छी तरह से क्यों इशू होते हैं। मेरे ख्याल से बहुत सिंपल सा पॉइंट है, आप लोग सब जानते हो। सर कंपनी ये एम्प्लॉय और डायरेक्टर को इशू करती है डिस्काउंट, या अदर देन कैश में इशू करती है। क्यों इशू करती है? कोई टेक्निकल नॉलेज किसी के पास में है, या कोई कॉपीराइट या पेटेंट हमारे साथ में शेयर कर रहे हैं, कोई भी जिसकी वजह से वैल्यू एडिशन हो रहा है, कंपनी को बेनिफिट हो रहा है। बच्चे एम्प्लॉय का मतलब क्या होता है? परमानेंट एम्प्लॉय, चाहे इंडिया का हो चाहे इंडिया के बाहर का हो, कंपनी का डायरेक्टर हो सकता है, चाहे होल टाइम हो चाहे नहीं हो। एम्प्लॉय हमारा ही नहीं, एम्प्लॉय और डायरेक्टर एज डिफाइंड इन द अबव ऑफ सब्सिडरी अगर है तो भी, या होल्डिंग का भी है तो भी वो एम्प्लॉय की डेफिनेशन में आएगा। सब्सिडरी होल्डिंग के एम्प्लॉय को, होल्डिंग वाली सब्सिडरी के एम्प्लॉय को अगर दे रही है तो वो भी इसके अंदर कवर होगा। वैल्यू एडिशन वही हो गया जो आपको मैंने कहा, कुछ भी कंपनी को इकोनॉमिक बेनिफिट अगर उसकी वजह से मिल रहा है और शेयर्स दे रहे हैं, तो स्वेट इक्विटी शेयर की कैटेगरी में आ जाएगा। चलिए जी बच्चों, कंडीशंस देख लो फटाफट से। कंडीशंस में सबसे पहले नंबर पे क्या होना चाहिए? वैसे ही क्लास के शेयर ऑलरेडी इशू होने चाहिए, फ्रेश नहीं, पहले से इशू है। स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा बच्चों, बहुत खास पॉइंट है। एसआर पास करो, एसआर पास करो, एसआर पास करो। ओके सर हम एसआर पास कर देंगे, हमने बोल दिया। अब वो जो एसआर पास करोगे, रिजोल्यूशन के अंदर नंबर ऑफ शेयर कितने, मार्केट प्राइस कितना, कंसिडरेशन कितना, क्लास कौन से क्लास ऑफ डायरेक्टर और एम्प्लॉइज है, ये भी अपने को लिखना पड़ेगा। फिर बच्चों आया कंपनी हुज शेयर्स आर लिस्टेड ऑन ए स्टॉक एक्सचेंज, उनको सेबी की बात माननी पड़ेगी। एमसीक्यू बन सकता है कि अगर लिस्टेड है तो आपको बट ऑब्वियस है सेबी की बात माननी है, नहीं तो कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस को आपको मानना पड़ेगा, बराबर, जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। चलिए जी, सीलिंग लिमिट बच्चों याद कर लीजिए, कितना सीलिंग लिमिट है, कितना स्वेट इक्विटी शेयर इशू हो सकता है। एनुअल और ओवरऑल लिमिट अलग अलग है। एनुअल लिमिट कितना है? 15% of the existing paid up equity share capital in a year or share of the issue value of 5 crore whichever is higher। बहुत क्लियर हमने बोल दिया कि एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर कैपिटल का 15% से ज्यादा नहीं, बराबर, या उनकी इश्यू वैल्यू जो है वो 5 करोड़ रुपए तक की हो। इनमें से जो भी हायर हो उतना ही आप एक साल में कर सकते हैं, लेकिन पुराने वाले जितने भी इशू है उनको मिला करके चेक करना है कि कभी भी 25% से ज्यादा नहीं जाने चाहिए। 25% ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल एट एनी टाइम से ऊपर नहीं जाना चाहिए, आपको ध्यान रखना है। तो एक साथ आपको दोनों लिमिट्स देखनी पड़ेगी, बराबर से। एग्जिस्टिंग कैपिटल का 15%, बराबर, या उनकी वैल्यू 5 करोड़ विचएवर इज हायर की वैल्यू होगी, और ओवरऑल भी कभी भी 25% से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। दोनों लिमिट एक साथ में चेक करोगे। बाई चांस कभी ऐसा हो गया कि अभी ओवरऑल लिमिट 25% से बाहर आप निकल रहे हो, तो फिर वो बिल्कुल भी परमिसिबल नहीं होगा, भले ही ये 15% वाला पॉइंट आपका पूरा हो रहा हो, बराबर। सर स्टार्टअप कंपनीज के लिए क्या है, 5 साल के लिए उनको हमने परमिसिबल किया कि भैया 50% ऑफ पेड अप कैपिटल 5 साल, ये 5 साल में हर साल नहीं है, टोटल ओवरऑल 5 साल के अंदर 50% ऑफ पेड अप कैपिटल वाला आप बिल्कुल क्या कर सकते हैं, इशू कर सकते हैं। अब स्टूडेंट का बड़ा डाउट आया सर 5 साल बाद क्या होगा, क्योंकि 5 साल बाद लिमिट तो 25% की है, तो अब सर 50% तो ऑलरेडी हमने कर दिए। तो इसका मतलब ये बच्चे कि अभी नया स्वेट इक्विटी आप इशू नहीं कर पाओगे, और इस 50 को कम करने की आपको जरूरत भी नहीं है, जैसा है वैसा चल सकता है। स्टार्टअप कंपनीज बच्चों वही है जो गवर्नमेंट की इंडस्ट्रियल पॉलिसी के हिसाब से, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिसको स्टार्टअप डिक्लेयर करे, आपको वहां पे बताना पड़ेगा, रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा, तभी आप स्टार्टअप की कैटेगरी में आएंगे, अपने को ध्यान रखना है। तो सीलिंग लिमिट पढ़ के जाएंगे बच्चों। 4 फीचर के पॉइंट्स में नहीं पढ़ा रहा हूं आप लोगों के लिए, बहुत सिंपल है, आप लोग सब जानते हो 4 फीचर के बारे में। आइए मैं सेकंड पार्ट पे आपको लेके आगे, ऐसी के सेक्शन नंबर 56 से लगा करके सेक्शन नंबर 60।
बहुत बढ़िया पार्ट है बच्चों। सिंपल हमारे पास ट्रांसफर का पार्ट है, ट्रांसफर ट्रांसफर ट्रांसफर। आइए क्या कहता है बच्चों, सेक्शन नंबर 60 तो वैसे कोर्स के अंदर है नहीं, टेंशन नहीं। सर ट्रांसफर का मतलब बच्चों सीधा सीधा सा वॉलंटरी ट्रांसफर होता है, इसके लिए प्रोसीजर बहुत सिंपल है, कोई खास इसमें टेंशन नहीं है बच्चों प्रोसीजर की। इंस्ट्रूमेंट जो है ट्रांसफर डीड आपको बनानी पड़ेगी, दोनों पार्टीज के उसके ऊपर साइन वगैरह आ जाएंगे, बराबर ट्रांसफर है ट्रांसफर ही। और जब भी आप उसके ऊपर स्टैंपिंग करवाते हो बच्चे, उसके 60 डेज के अंदर आप कंपनी को उसको सबमिट कर दोगे, साथ में शेयर सर्टिफिकेट भी सबमिट कर दोगे, और 1 मंथ में आपके पास में सर्टिफिकेट आ जाएगा, टेंशन नहीं है। हाँ, पार्टली पेड अप शेयर्स अगर है बच्चों, तो कंपनी क्या करेगी, ट्रांसफरर को, सॉरी ट्रांसफरी को एक नोटिस इशू करेगी, बराबर से। हाँ, ट्रांसफर विद इन 2 वीक फ्रॉम द डेट ऑफ, ताकि वो उसके ऊपर ऑब्जेक्शन दे सके। 2 वीक का टाइम उसके पास रहेगा कि भाई हमारे पास एप्लीकेशन आई है, शेयर पार्टली पेड अप है, क्या पता ट्रांसफरी के साथ कोई चीटिंग वीटिंग कर लिया हो, तो इस वजह से उसको नोटिस दिया जाएगा। और उसके बाद 2 वीक तक अगर उसका जवाब वहां पे नहीं आता है बच्चे, तो शेयर ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। अपने को ध्यान में रखना है, पेनल्टी आप लोग जानते ही हो। केस बहुत इंपॉर्टेंट है, केस इंपॉर्टेंट है, आप लोग सब जानते हो इस केस के बारे में। जल्दी से बता दो क्या होगा। शेयर ट्रांसफर के मैटर में जुरिस्डिक्शन एरिया वही रहेगा जहां कंपनी का ऑफिस सिचुएटेड है, न कि वो जहां पे शेयर होल्डर है। बहुत क्लियर समझ लो बच्चों, द जुरिस्डिक्शन बाइंडिंग ऑन कंपनी इज दैट ऑफ द स्टेट जहां पे कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है। शेयर होल्डर कहां पे रहता है उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, यही इस केस के अंदर था, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो जहां शेयर होल्डर रहता था उसने वहां केस कर दिया, ठीक है। लेकिन यहां इसमें कहा गया, इस केस को नहीं पढ़ रहा हूं मैं, केस आप लोग जानते हो। मेन पॉइंट आपको बता देता हूं कि कंपनी है, मान लो शेयर होल्डर जोधपुर का है, कंपनी मुंबई में रजिस्टर्ड है, शेयर सर्टिफिकेट को लेकर अगर कोई प्रॉब्लम है और मैंने जोधपुर हाई कोर्ट में केस कर दिया, राजस्थान हाई कोर्ट में, तो कहा जाएगा कि भैया यहां से केस हटाइए, वहां लेकर के इसको जाइए आप लोग मुंबई हाई कोर्ट के अंदर, अपने को ध्यान में रखना है। चलिए जी, फिर बच्चों ट्रांसमिशन का पॉइंट बहुत सिंपल है, आप लोग जानते हो ट्रांसमिशन का मतलब 56 वाला सेक्शन कहता है जहां पे शेयर होल्डर की डेथ हो गई है या इंसॉल्वेंट हो गया है, तो ऑफिशियल रिसीवर या फिर जो हमारा नॉमिनी है उसको शेयर ट्रांसफर हो जाएंगे लीगल हेयर को, बराबर। इसमें बहुत सिंपल है बच्चों, लीगल हेयर कंपनी को नोटिस दे देगा, साथ में डेथ सर्टिफिकेट बता देगा, साथ में वो खुद क्यों है लीगल हेयर, बराबर, उसका प्रूफ दे देगा अपना, और शेयर होल्डर बन जाएगा बच्चों। उसके बाद ऑप्शन होता है, चाहे तो शेयर होल्डर बने, चाहे तो किसी को ट्रांसफर करे, अपने को ध्यान में रखना। चलिए जी, ट्रांसफर ट्रांसमिशन का डिफरेंस आपको पता है। पनिशमेंट पर्सोनेशन वाला आप लोग जानते हैं, फिर भी आपको एक बार मैं बता देता हूं कि सेक्शन 57 क्या है। तो जो अगर कोई पर्सन जानबूझ करके अपने आप को ओनर प्रेजेंट करता है, मतलब कंपनी के साथ चीटिंग कर रहा है, अपने पढ़ा ना फ्रॉड वॉड करके वगैरह चीटिंग कर लिया, तो चीटिंग करके पर्सोनेशन के थ्रू अपने आप को कंपनी के शेयर्स का ओनर बता देता है। इस वजह से बच्चों वो सिक्योरिटी या इंटरेस्ट लेने की कोशिश कर रहा है, कूपन्स लेने की कोशिश कर रहा है, जो वारंट के साथ में डिविडेंड वाले होते हैं, बराबर, या किसी भी तरह का लेता है या लेने की कोशिश करता है बच्चों, लेता है या लेने की कोशिश अगर करता है एज ए ओनर, मतलब जो पैसा शेयर के ओनर को मिलना चाहिए था, अपने आप को शेयर का ओनर बता करके वो पैसा लेने की कोशिश कर रहा अगर है, तो उस पर्सन के अगेंस्ट में बच्चों ये लगने वाला है पनिशमेंट। हम लोगों ने अपनी रेगुलर क्लास के अंदर इसके ऊपर पूरा केस डिस्कस किया हुआ है कि कैसे कोई पर्सन अपने आप को डिसीटफुली पर्सोनेट कर देता है, कंपनी को बता देता है कि मैं शेयर का ओनर हूं, बराबर, फर्जी साइन के थ्रू कर दिया और किसी तरह से कर दिया, ट्रांसफर कुछ शेयर किए, कुछ शेयर कर दिए सारे ट्रांसफर, लेकिन अपना शेयर सर्टिफिकेट अभी भी जो था, मान लीजिए उसका डुप्लीकेट भी इश्यू करवा दिया और अपने आप को शेयर होल्डर बता दिया, जैसा भी कुछ उसने किया बच्चों, तो उसके अगेंस्ट में ये सेक्शन लगने वाला है, बराबर। 72 आप लोगों के कोर्स में इस वक्त में नहीं है, 72 नॉमिनेशन वाला कट कर दीजिए, कोर्स में नहीं है, टेंशन नहीं है इसके अंदर। 58 बढ़िया पॉइंट है बच्चों, रिफ्यूजल के लिए पूरा पूरा आपको मैंने एक चार्ट बनवाया था, उस चार्ट को आप लोग जरूर देख लेंगे। रिफ्यूजल वाले पॉइंट के लिए बच्चों मैंने एक चार्ट आप लोगों को बनवा दिया था, याद करिए याद करिए याद करिए, पूरा टॉपिक हम लोगों ने चार्ट से पढ़ लिया था, तो आप इसको चार्ट से पढ़ सकते हैं। मैं आपको यहां से फटाफट बता देता हूं कि इसका प्रोसीजर क्या है। तो जो बहुत सीधा सा है कि अगर कंपनी ने ट्रांसफर या ट्रांसमिशन से मना कर दिया है, बराबर, तो कंपनी क्या करेगी कि द कंपनी शेल सेंड नोटिस ऑफ रिफ्यूजल टू द ट्रांसफरर एंड द ट्रांसफरी और द पर्सन गिविंग इंटीमेशन ऑफ सच ट्रांसमिशन। तो कंपनी क्या करेगी, उनको इन्फॉर्म कर देगी, उनको इन्फॉर्म करके बता देगी, बिल्कुल बता देगी कंपनी उनको कि हाँ भाई ट्रांसफर से हो गया मना, बराबर से। तो टाइम लिमिट क्या है, सच नोटिस मस्ट बी सेंड विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर और इंटीमेशन ऑफ ट्रांसमिशन। यानी कंपनी जो है वो 30 दिन के अंदर अंदर इन्फॉर्म करके बता देगी कि भाई हम मना कर रहे हैं। अब उसके बाद बच्चों शेयर होल्डर, यानी अच्छा यहाँ शेयर होल्डर को नहीं, ट्रांसफरी को राइट दी है, उसके पास क्या राइट है बच्चे, वो ट्रिब्यूनल को अपील करेगा, बराबर, ट्रांसफरी के पास में राइट है। सर अपील का टाइम लिमिट कितना है बच्चों, मैंने पूरा चार्ट बनवाया था, देखिएगा, प्राइवेट कंपनी में अलग है, पब्लिक कंपनी में अलग है, आप समझ रहा, दो बातें होंगी।
प्राइवेट कंपनी के अंदर भी अगर रिफ्यूजल का नोटिस नहीं आया, मतलब नोटिस ही नहीं दिया, कंपनी को 30 दिन में नोटिस देना था, कंपनी ने नहीं दिया, तो पहला लिया अपन ने, अच्छा नोटिस रिसीव और नॉट रिसीव, तो अलग अलग पॉइंट हो गए। बाई चांस प्राइवेट कंपनी और कंपनी ने नोटिस दे करके ट्रांसफरी को बता दिया है कि भाई हम शेयर ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, तो बच्चों वहां से जब नोटिस रिसीव हुआ है वहां से 30 दिन के अंदर ये ट्रिब्यूनल को जाके अपील कर सकते हैं। वहां से 30 दिन में ये ट्रिब्यूनल को जाकर के अपील करने वाले हैं, और मान लो नोटिस आए नहीं, 30 दिन में नोटिस आना था लेकिन नहीं आया, तो 60 दिन दिए बच्चे डेट ऑफ डिलीवरी से इंस्ट्रूमेंट, मतलब सीधा सा बात थी, मैंने आपको कहा था कि यहां से इन लोगों ने डिलीवरी या सबमिशन ऑफ नोटिस किया कंपनी को, कंपनी अगर मना करेगी तो 30 दिन में मना कर देगी, तो कंपनी अगर 30 दिन में मना करे तो वहां से अपने को 30 दिन मिलेंगे ट्रिब्यूनल में अप्लाई करने के लिए। बाई चांस इतना वेट कर लिया, कंपनी ने जवाब ही नहीं दिया, तो अब हम अप्लाई तो करना है, तो लॉ ने कितना टाइम दिया, जिस दिन हमने इंस्ट्रूमेंट डिलीवर किया था वहां से अपने को 60 दिन का टाइम दिया है, तो प्रैक्टिकली 30 दिन तो निकल ही चुके हैं, तो प्रैक्टिकली देखो तो 30 दिन हमारे पास में है अप्लाई करने के लिए। मैंने चार्ट बनवा रखा है पूरा, उसको जरूर जाकर के पक्के से देखिएगा, बराबर आप लोगों ने जरूर बना भी लिया होगा। जिन्होंने नहीं बनाया है कोई टेंशन नहीं है, यहां से मेरे साथ कर लो, बहुत आराम से हो जाएगा। अगर नोटिस ऑफ रिफ्यूजल, अच्छा अगर यही पब्लिक कंपनी है तो टाइमिंग चेंज हो जाएगा, सेम सिचुएशन है। अगर रिफ्यूजल का नोटिस आ गया तो 30 की जगह 60 डेज कर लो, डबल हो गया। अगर नोटिस नहीं आया तो बच्चों 60 दे, यहां 90 हो जाएंगे, लेकिन अल्टीमेटली मिल 60 रहे, क्योंकि पहले 30 दिन के अंदर तो हम वेट करेंगे शायद जवाब आ जाए, नहीं आया तो हमने लॉ उठा के पढ़ा, तो हमको पता लगा कि जब हमने इंस्ट्रूमेंट डिलीवर किया था वहां से हमको 90 डेज का टाइमिंग मिल रहा है, तो 30 दिन तो ऑलरेडी हमने वेट में निकाल दिए, तो अब प्रैक्टिकली 60 डेज आपको मिलने वाले हैं, आप अपील करेंगे। अब ट्रिब्यूनल क्या करेगा बच्चे, दोनों पार्टीज को सुनेगा दोनों पार्टीज को, या तो अपील को डिसमिस कर देगा या कंपनी को डायरेक्शन देगा 10 दिन के अंदर अंदर ट्रांसफर करिए, टाइमिंग याद करके जाना, 10 दिन के अंदर अंदर ट्रांसफर ट्रांसमिशन सब कुछ करिए, और उसके अलावा वो ये भी बोलेगा कि रजिस्टर को रेक्टिफाई करो और सामने वाले को डैमेजेस पे करो, बराबर ये भी कंपनी को ऑर्डर कर सकता है। तो या तो कंपनी के फेवर में जाएगा तब तो डिसमिस हो जाएगी, और ट्रांसफरी के फेवर में गया तो ये रजिस्टर्ड हो जाएगी, और उसको डैमेजेस का भी पॉइंट है इसके अंदर, वो भी मिल सकता है। और अगर किसी ने ट्रिब्यूनल के ऑर्डर को फॉलो नहीं किया तो ये लगने वाला है पनिशमेंट। चलिए जी, अब बच्चों इसमें एक बहुत जबरदस्त वाला पॉइंट आता है, सेक्शन 60 तो आपको पढ़ना नहीं है, लेकिन 59 हमारा बहुत जोरदार वाला पॉइंट है, आप लोग सब जानते हो, ध्यान से सुन लीजिए। कई लोगों को इसके अंदर डाउट रहता है, तो बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि सर इसमें है क्या। बच्चों शेयर होल्डर्स ने अपना एक रजिस्टर बना रखा है, उसमें हम लोग यहाँ पे रेक्टिफिकेशन के ऊपर बात कर रहे हैं, तो सर इसमें क्या पढ़ना क्या है, बहुत सिंपल है बच्चों। इसमें हुआ क्या है, प्रैक्टिकली देखो कि किसी भी पर्सन का नेम जो है वो किसी बिना रीजन से कंपनी ने रजिस्टर में एंटर कर दिया। अपने क्वेश्चन पढ़ा था, कोई बेचारा ऑरली एग्री हुआ शेयर होल्डर बनने के लिए और आपने उसका नाम कंपनी के रजिस्टर के अंदर डाल दिया, बराबर, या एंटर करने के बाद आफ्टर हैविंग बीन एंटर्ड इन द रजिस्टर ओमिटेड देयर फ्रॉम, बराबर से, या एंटर करना भूल गया, आपको एंटर करना था लेकिन करना भूल गया, जबरदस्ती एंटर कर दिया, या एंटर करना था लेकिन उसके अंदर अननेसेसरी का बहुत डिले हो गया है, उसको मेंबरशिप लिखने में हटाने में। कल को मैंने अपने शेयर किसी को ट्रांसफर किए, तो ट्रांसफर करने के बाद भी एक रीजनेबल टाइम तक मेरा नाम शेयर वहां रजिस्टर से हट ही नहीं रहा है, ठीक है। तो ऐसे कोई भी रीजन हो सकते हैं, तो ऐसे रीजन में बच्चों कौन कहां पे जाएगा सुनना, इनसे परेशानी किसको है। नंबर 1, द पर्सन एग्रीव्ड, जिसका नाम लिखा या हटाया। मेंबर, अच्छा सर पर्सन क्यों लिख रहे हो, मेंबर क्यों नहीं लिख रहे हो, हो सकता है ये पर्सन अभी तक मेंबर है ही नहीं, ट्रांसफर ही है, तो इसलिए पर्सन लिखा। मेंबर हो सकता है कंपनी का, बेचारे का नाम अभी तक हटाया नहीं है, कंपनी खुद हो सकती है, सर कंपनी के तो सब कुछ हाथ में है ना, कंपनी तो तैयार है लेकिन सामने वाला अड़ा हुआ है, उसके साथ हमारा डिस्प्यूट है, तो कंपनी खुद भी जाकर के अप्लाई कर सकती है। कहां जाएं हम बच्चों, सीधा एनसीएलटी के पास जाओ। और अगर आउट ऑफ इंडिया फॉरेन मेंबर्स हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने फॉरेन की जिस कोर्ट को कंपनी ने बोल रखा है, भाई लंदन का मेंबर है और उधर लंदन के अंदर ही कोर्ट को हमारी सीजी ने ऑथराइज किया हुआ है कि ये सारे कोर्ट केसेस आप वहीं निपटा लो, तो वहां जाना पड़ेगा अपने को, बराबर उनके पास में चले जाइए। ट्रिब्यूनल का ऑर्डर बच्चों सेम है, या तो अपील हमारी डिसमिस हो जाएगी चाहे जिसकी भी हो, या 10 दिन में चेंज करने का, मतलब जो भी है रजिस्ट्रेशन करो, सही करो, जो कुछ आपने गलत लिखा उसको सही करने का ऑर्डर देंगे। और डायरेक्ट रेटिफिकेशन ऑफ रिकॉर्ड बच्चों यहाँ पे भी हो सकता है कि जो डिपॉजिटरी के पास अगर मेंटेन हो तो उनको भी करेक्ट करने को बोलेंगे, और साथ में डैमेजेस पे करने को भी कहा जा सकता है कि कंपनी एग्रीव पार्टी को डैमेजेस दे। ये शेयर होल्डर को कभी नहीं कहा जाता है कि कंपनी को डैमेजेस दो, ये अपने को ध्यान में रखना है, तो ये इसके अंदर अपना कवर है। तो सर ये क्या है बच्चों, ये थोड़े और अलग लेवल की सिचुएशन हो गई। इसमें क्या है, पहले रीजन पढ़ना हमेशा, वेयर द ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज इन कॉन्ट्रवेंशन, आपने ट्रांसफर तो किया लेकिन स्कैरा के प्रोविजन, सेबी के प्रोविजन, कंपनीज एक्ट के प्रोविजन, या और कोई लॉ एप्लीकेबल है मान लो सेबी में भी, तो उसके प्रोविजंस आपने फॉलो, सेबी तो आ गया यहाँ पे, मान लो कोई फेमा वेमा का एक्ट आ गया,
वो आपने फॉलो नहीं किया। तो सर नहीं किया तो नहीं किया, नहीं किया तो बच्चे पेनल्टी लग जाएगी अननेसेसरी में। तो कोई है जो जाकर के बोलेगा सर रेक्टिफाई कराओ, सर कौन होगा? डिपॉजिटरी जो आपके ऑनलाइन शेयर्स डीमेट वाले मेंटेन कर रहा है, कंपनी खुद हो सकती है। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट बच्चों, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कौन होगा? जो एक तरह से ब्रोकर की तरह से आपके लिए काम कर रहा है, और जो होल्डर है सिक्योरिटीज का, या सेबी खुद जा सकती है। कहां जाएंगे बच्चों? ट्रिब्यूनल के पास में जाएंगे कि सर इन्होंने ट्रांसफर तो किया। लेकिन ये सारे रूल्स में से अब जो भी सारी ये एक्ट है, इनमें से किसी एक्ट के किसी प्रोविजन को फॉलो नहीं किया है, तो ट्रिब्यूनल क्या ऑर्डर करेगा? फॉलो कर लो भाई, और क्या है। ट्रिब्यूनल क्या बोलेगा? सेट राइट द कॉन्ट्रवेंशन, जो गलती की उसको सुधार लीजिए और उसके हिसाब से रजिस्टर को रेक्टिफाई कर लीजिए। ये इसको पढ़ने का तरीका रहेगा। सिंपल सा पॉइंट है, आप लोग याद कर सकते हैं मेरे साथ में, बराबर फटाफट रिवीजन कर रहे हैं बच्चों अपन। द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन शैल नॉट रेस्ट्रिक्ट द राइट ऑफ शेयर होल्डर ऑफ सिक्योरिटी। इस बीच में आप ट्रांसफर करना चाह रहे हैं या आपके जो वोटिंग राइट्स हैं उन पर कोई असर नहीं आएगा, जब तक ट्रिब्यूनल उस पर रोक नहीं लगा दे तब तक इन पर कोई असर आने वाला नहीं, अपने को ध्यान में रखना है। सर इसमें एक बढ़िया पॉइंट आता है फ्रॉस्ट ट्रांसफर का। यस बच्चे लोगों, बहुत सिंपल सा पॉइंट है, आप लोग पहले से जानते हो। फ्रॉस्ट ट्रांसफर फॉर्जरी शुरू से पढ़ते आए हो, हमेशा वॉइड होती है, कोई राइट्स इसमें मिलने वाले नहीं है। ओरिजिनल ओनर इसके अंदर कंटिन्यू करेगा। अपना पुराना पॉइंट है, मेरा एक शेयर सर्टिफिकेट है, किसी ने मेरे पास से चुराया, चुराने के बाद थर्ड पार्टी को ट्रांसफर कर दिया और कंपनी ने उस थर्ड पार्टी इनोसेंट बंदे का नाम वहां पे लिख दिया। अब आपको मैंने पूछा बताओ क्या होगा? बहुत सिंपल है, एज अ ओरिजिनल शेयर होल्डर मेरा नाम शेयर सर्टिफिकेट में वापस आएगा, कंपनी के रजिस्टर में वापस आएगा, काम खत्म। सर वो बंदा जिसको बेचारे को इनोसेंट बंदा है, जिसके नाम से शेयर सर्टिफिकेट इशू हो गया, उसका क्या होगा? बच्चे जिसने उसके साथ फ्रॉड किया वो उससे डैमेजेस रिकवर करेगा, मैं भी उससे डैमेजेस रिकवर करूंगा जिसने फ्रॉड किया, और कंपनी भी उस बंदे से डैमेजेस लेगी क्योंकि उसने कंपनी के साथ चीट किया। ये सब आपको ध्यान रखना है। देखो जो फ्रॉड करने वाला पर्सन है वो लायबल होगा क्रिमिनली और कॉम्पनसेशन के लिए परचेजर को भी और कंपनी को भी। मैं तो चलो अलग हूं, मैं तो फ्रॉड करने वाले पे भी केस कर रहा हूं बराबर, लेकिन मेनली वो इन दो के लिए तो रेस्पॉन्सिबल है ही है। रियल ओनर का नाम देखो वापस से आ जाएगा, और बोनाफाइड परचेजर जो है वो कंपनी से कोई डैमेजेस नहीं लेगा भाई, क्योंकि कंपनी ने तो शेयर ट्रांसफर उसके नाम पे किए, गुड फेथ के अंदर कर दिए थे बराबर। ये अपने को ध्यान में रखना है। छोटा सा पॉइंट है, सेक्शन 60 आप लोगों के कोर्स में नहीं है बच्चों, हट चुका है फिलहाल के लिए, तो कोई टेंशन नहीं है आप लोगों की। और हम लोग पहुंच गए आखिरी टॉपिक के अंदर, हमारा सबसे जबरदस्त वाला टॉपिक है सेक्शन 62 से 70। आइए जी, इस पर भी बात करेंगे बच्चों हम लोग फटाफट से, ताकि हमारा शेयर कैपिटल वाला जो पोर्शन है वो पूरा का पूरा खत्म हो जाए। इसके सारे के सारे सेक्शन बहुत जबरदस्त हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, फर्दर इश्यू ऑफ शेयर सेक्शन नंबर 62 यहाँ पे काम करता है। और बच्चों इसके अंदर आपके तीन पार्ट आप लोग जानते हो, एक हमारा राइट इशू है, एक हमारा ईएसओपी है, और एक हमारा प्रेफरेंशियल इशू है। सर राइट इशू में क्या होता है? Such share shall be offered to the person who at the date of offer are holders of equity share of company before being offered to other। फिर बाकियों को देने से पहले आपको इनको पूछना है। रेशियो जैसे हमने कहा, अच्छा ये एग्जांपल याद करके जाना, कई बार इस पर एमसीक्यू आ जाता है। 1/5 राइट शेयर का मतलब क्या होगा? कि आप ऐसा नहीं कि एक है वो 5 खरीद सकता है, 1 एक्स्ट्रा शेयर जो उसके पास 5 है वो खरीद सकता है। ये एक एग्जाम्पल है, ऐसा नहीं कि 1:5 हमेशा होगा, ऐसा कोई रूल है, कुछ भी हो सकता है। ध्यान रखेंगे, यूजुअली जो राइट इशू की प्राइस होगी वो मार्केट प्राइस से कम होगी, ताकि सब्सक्रिप्शन प्रमोट करें। बेस जितना आपके पास कैपिटल है उतने इशू होंगे। इसके लिए शेयर होल्डर्स को बकायदा जो एग्जिस्टिंग वाले उनको ऑफर लेटर इशू होगा। नोटिस के अंदर हम सब बताएंगे कितने शेयर ऑफर कर रहे हैं, और बच्चों उनको ऑफर एक्सेप्ट करने के लिए कम से कम 15 दिन से मैक्सिमम 30 दिन का टाइम अपने को देना है। लेकिन प्राइवेट कंपनीज के लिए एग्जम्पशन है, अगर पीरियड ऑफ एक्सेप्टेंस जो है वो लेसर 15 से 30 दिन से आप कम भी कर सकते हो, आप कम कर दो, उनको 7 दिन का टाइम दो, 8 दिन का टाइम दो बराबर। अगर 90% मेंबर ऑफ प्राइवेट कंपनी अपना रिटर्न कंसेंट दे दें, रिटर्न में या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में चलेगा। तो 7-8 मेंबर ही है, 10 मेंबर ही है, वो कह रहे कहां 15 से 30 दिन का टाइम दे रहे हो, जब हम ही को ऑफर किया तो हम यूं ही बता देंगे। तो 90% ऑफ द मेंबर एग्री हो गए कि सब कोई रिटर्न करना, मतलब ये आपको 15 दिन का टाइम देने की जरूरत भी नहीं है, तो बिल्कुल हो जाएगा कंसेंट, चाहे रिटर्न में दो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मोड से दो बराबर। और अगर इस टाइम में आपने ऑफर एक्सेप्ट नहीं की तो हम मान लेंगे ऑफर हो चुकी है, डिक्लाइन यानी कि ऑफर खत्म। ठीक है, फिर बच्चों अगर कोई शेयर होल्डर ये राइट ट्रांसफर करना चाह रहा है किसी के फेवर में, तो बिल्कुल कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, जब तक आर्टिकल्स ऐसा करने से मना नहीं करें, तो आपको लॉ ये राइट देता है कि आप कर सकते हो। आर्टिकल मना करेगा तो नहीं कर सकते हो बराबर। अच्छा, नोटिस कैसे भेजना है बच्चों? रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजो, स्पीड पोस्ट से भेजो, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड से भेजो, कोरियर से भेजो, कैसे भी भेजो बराबर। 3 days बिफोर द ओपनिंग ऑफ द इशू, ओपनिंग इशू जो अपन करेंगे उसके 3 दिन पहले अपने को कम से कम ये भेज देना चाहिए बराबर। ओपनिंग ऑफ ऑफर से कम 3 दिन पहले तो भेजोगे ना, तभी तो माइंड सेट करके वो डिसीजन लेंगे कि लेने के नहीं लेने शेयर्स बराबर। फिर बच्चों तो पहली प्रायोरिटी इनकी है, तो इसलिए इनको 3 दिन पहले ही भेज दिया।
फिर बच्चों जो शेयर्स इन लोगों ने नहीं लिए वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपनी डिजायर से कंपनी के बेनिफिट में जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं, ये भी आपको अच्छी तरह से पता है। भाई या तो टाइम एक्सपायर हो गया या शेयर होल्डर ने कंसेंट दिया ही नहीं या नॉन एक्सेप्टेंस आ गया उनका कि हमको नहीं चाहिए, तो जैसा भी बीओडी इसको ठीक लगेगा फॉर द बेनिफिट ऑफ कंपनी, बेनिफिशियल टू द कंपनी, वो इन शेयर्स को डिस्पोज कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है। अब यहीं पे अपने पास बच्चों ये सूबी भी आता है, कंपनी में इशू फर्दर शेयर टू इट्स एम्प्लॉय अंडर स्कीम, और एम्प्लॉय स्टॉक स्कीम भी कर सकती है। सर इसमें क्या करना पड़ेगा, कंपनी को एसआर पास करना पड़ेगा, समझ रहे हो? यानी एग्जिस्टिंग वालों को नहीं देके इनको दिया तो एसआर पास करो, और प्राइवेट कंपनी है तो ओआर से काम चल जाएगा। बच्चों पढ़ के जाना, पब्लिक कंपनी है तो एसआर पास करना पड़ेगा, प्राइवेट कंपनी है तो ओआर से हमारा काम हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। इश्यू ऑफ शेयर ऑन प्रेफरेंशियल बेसिस, तीसरा पार्ट, प्रेफरेंशियल ऑफर का मतलब होता है इश्यू ऑफ शेयर अदर सिक्योरिटीज बाय कंपनी टू एनी सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन। जैसे प्राइवेट प्लेसमेंट होता था ना, बिल्कुल वैसा ही उसी से मैच करता है। लेकिन अब इसमें बढ़िया चीज क्या है, कंपनी जब सेक्शन 62(1)(c लगाएगी तो साथ साथ में 42 के प्रोविजंस भी फॉलो होंगे प्राइवेट प्लेसमेंट वाले, क्योंकि यहाँ पे भी एक ग्रुप सेलेक्ट कर रहे हो, बराबर। अ पर्सन टू हुम द ऑफर इज मेड, द पर्सन टू हुम प्रेफरेंशियल ऑफर इज मेड मे और मे नॉट इंक्लूड, इसमें एग्जिस्टिंग वाले आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, एम्प्लॉइज जो थे जिनको ऊपर आपने दिया वो आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते, नए लोग भी हो सकते हैं। इसके लिए भी बच्चों एसआर पास करना पड़ेगा, सेम है। अब इसकी प्राइस जो होगी, द प्राइस ऑफ शेयर और अदर सिक्योरिटीज बी इशूड ऑन प्रेफरेंशियल बेसिस नॉट लेस देन द प्राइस डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यूएशन रिपोर्ट ऑफ रजिस्टर्ड वैल्यूअर। यानी यहाँ पे एक रजिस्टर्ड वैल्यूअर होगा। रजिस्टर्ड वैल्यूअर कौन होता है, जिसको सेबी बोलती है कि भाई ये वैल्यूअर है, तो वो जो शेयर की प्राइस निकाल करके डिसाइड करेगा, उससे कम पर आपको ये इशू बिल्कुल भी नहीं करना है, बराबर। बहुत सीधा सीधा सा ध्यान रखोगे। एंड द शेयर विल बी इशूड फॉर कैश कंसिडरेशन, अदर देन कैश भी हो सकते हैं, कैश में हो सकते हैं, अदर देन कैश भी आप कर सकते हो एसेट वगैरह के बदले में, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए, बराबर। तो सिंपल है। तो इसमें साथ में 42 भी लग जाएगा, क्योंकि प्राइवेट प्लेसमेंट की रिक्वायरमेंट भी है, बिल्कुल उसी तरह का पॉइंट है। फिर बच्चों नॉन एप्लीकेबिलिटी क्या है, अगर यानी कब ऐसा होगा कि जब आप फर्दर इशू कर रहे हो लेकिन 62 के प्रोविजन फॉलो नहीं कर रहे हो, उसमें नंबर 1 आता है बच्चों कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। जब आपने शेयर इशू करते वक्त ही एसआर पास कर लिया ना बच्चों, सुनना, जब आपने डिबेंचर जब आपने इशू किए, तो डिबेंचर इशू करते वक्त ही आपने एसआर पास करके उनको प्रॉमिस कर दिया था कि फ्यूचर में हम इन डिबेंचर्स को शेयर्स के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। तो अब जब कन्वर्जन की बात आएगी तो फिर 62 के प्रोविजन जो थे ना, कि पहले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को पूछो, पहले प्रेफरेंशियल इशू वाले प्रोविजन लगाओ, उनकी जरूरत अपने को नहीं है, क्योंकि आपने पहले ही ऐसा कर दिया था। अब ये पॉइंट भी बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से, कई बार सेंट्रल गवर्नमेंट से आपने बोरोइंग लेके रखा है, तो सर इसमें क्या होगा, सीजी में मेक एन ऑर्डर टू कन्वर्ट डिवेंचर इशू टू गवर्नमेंट बाय कंपनी और लोन ऑब्टेन्ड बाय द कंपनी फ्रॉम गवर्नमेंट इनटू शेयर्स। कई बार क्या हुआ बच्चों कि सीजी से या स्टेट गवर्नमेंट से लोन लेके रखा है कंपनी ने, अब लोन कंपनी चुकाने की पोजीशन में नहीं है, तो इन द पब्लिक इंटरेस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर इशू करेगी कि क्यों ना आप हमारे लोन को अपने शेयर्स में कन्वर्ट कर दो, लोन भी नहीं चुकाना पड़ेगा, हमारी भी होल्डिंग आ जाएगी, ऐसा कुछ कर लेते हैं, ठीक है। और ऐसा करते वक्त बच्चों सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखेगा। क्या क्या ध्यान में रखेगा, कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, जो टर्म्स इशू किए जो डिबेंचर्स या लोन, उसकी टर्म्स क्या थी, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना इनको देना पड़ रहा है, बराबर, कैपिटल कितना है कंपनी का, लायबिलिटीज कितना है, पिछले 5 साल के प्रॉफिट क्या है, और शेयर की करंट मार्केट प्राइस क्या है। अगर लगता है सीजी को कि नहीं ये कंपनी आज नहीं तो कल चुका देगी, तो ठीक है भाई, रीस्ट्रक्चरिंग कर लिया, बाद में लोन चुका देगा, इंटरेस्ट ले लेगी। लेकिन उनको लगता है कि तो आगे भी नहीं लग रहा है ज्यादा चुका पाएगी, लेकिन कंपनी प्रॉफिटेबल चल सकती है, तो आप शेयर्स मांग लो उनसे, बराबर से। लेकिन जरूरी नहीं है कि कंपनी इनकी बात को मान ही ले। If the terms or condition of such contravention are not acceptable by the company, तो कंपनी ऐसे ऑर्डर के 60 डेज में बच्चों याद कर लीजिए 60 दिन के अंदर ट्रिब्यूनल को जाकर के कंप्लेन करेगी, और फिर ट्रिब्यूनल दोनों पार्टीज को सुनने के बाद जो डिसीजन देगा वो फाइनल होगा। कंपनी को भी सुनेगी, उस बंदे को भी सुनेगी, बराबर से, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को भी सुनेगा ट्रिब्यूनल, बराबर। बहुत सीधा सा है, ट्रिब्यूनल के पास जब आप जाओगे तो कंपनी को भी सुनेगा, गवर्नमेंट की बात भी सुनेगा, और फिर डिसीजन देगा, वो फाइनल होगा, अपने को ध्यान में रखना चाहिए। चलिए जी बच्चों, बोनस शेयर्स आप लोग खुद पढ़ लेंगे, बोनस शेयर्स मैं नहीं करवा रहा हूं। बोनस शेयर्स बहुत सिंपल पॉइंट है, आप लोग जानते हैं। सेक्शन नंबर 64 भी आप लोग कर सकते हैं, नोटिस टू बी गिवन टू रजिस्ट्रार फॉर ऑल्ट्रेशन। अगर कोई भी ऑल्ट्रेशन है शेयर कैपिटल का, तो आप उसके लिए इंफॉर्मेशन दोगे, बिल्कुल आप लोग कर सकते हैं। अनलिमिटेड कंपनी को टू प्रोवाइड फॉर रिजर्व शेयर कैपिटल ऑन कन्वर्जन इनटू लिमिटेड कंपनी, ये वाला पॉइंट भी आप लोग पढ़ सकते हैं कि किस तरह का पॉइंट है, कैसा उनको मेंटेन करना है। छोटे छोटे से सेक्शंस हैं, बराबर। मैं सिर्फ मेजर पॉइंट जो भी है बच्चों इंपॉर्टेंट सेक्शंस के ऊपर बात कर रहा हूं, एक एक बार साथ में इन पर रीडिंग लगा लीजिएगा, यहीं पे वीडियो को पॉज दीजिएगा और एक बार उस पर रीडिंग लगा लेना कि सर इसका मतलब क्या लिखा हुआ है, ये हमको समझा दीजिए, बराबर। जैसे अनलिमिटेड कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल may by resolution for registration as a limited company be either or both the following things, या तो अपने नॉमिनल कैपिटल को बढ़ा ले,
by increasing the nominal amount of each share subject to the condition that no part of increased capital shall be capable of being called as except in the event for the purpose of company being wound up। कि भाई अगर कोई कंपनी ऐसी कन्वर्ट हो रही है तो कैपिटल को बढ़ा दे और वो वाला पैसा सिर्फ वाइंडिंग अप के टाइम पे कॉल करेंगे, उससे पहले नहीं करेंगे। या स्पेसिफाइड पोर्शन ऑफ इट्स अनकॉल्ड शेयर कैपिटल जो है शैल नॉट बी कैपेबल ऑफ बीइंग कॉल्ड अप एक्सेप्ट इन केस ऑफ वाइंडिंग अप। क्योंकि अब तक आप अनलिमिटेड थे, लिमिटेड में चेंज हो रहे हो तो ऑब्जेक्शन करेंगे ना आपके जो कैंडिडेट्स वगैरह हैं, तो आप ऐसा कह सकते हो कि सर हमने कैपिटल बढ़ा दिया है बराबर, और अब जो बढ़ा हुआ कैपिटल है वो सिर्फ वाइंडिंग अप के टाइम पे आपको पेमेंट करने के लिए इशू होगा। या अभी कैपिटल अनकॉल्ड है, मान लो कुछ कैपिटल का पार्ट अभी अनकॉल्ड है, तो ये अनकॉल्ड वाला पार्ट हम रोक देते हैं, प्रॉमिस कर रहे हैं, लिख देते हैं, एग्रीमेंट कर लेते हैं, और ये तब इशू करेंगे जब कंपनी का वाउंड अप होगा, तो टेंशन नहीं है, अपन कर सकते हैं। फिर बच्चों एक बहुत बड़ा सेक्शन आता है जबरदस्त वाला, देखिए एंडिंग पोर्शन पे अपन पढ़ रहे हैं, रिडक्शन आएगा, उसके साथ साथ आपका बायबैक वाला सेक्शन आएगा, सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जबरदस्त तरीके से आपको पढ़ने हैं। तो आइए आपको रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल का रिवीजन करा देता हूं बच्चों। कंपनी वो जिसके पास में शेयर कैपिटल है वही रिडक्शन कर सकती है। रिडक्शन के मेथड्स आपको यहाँ पे देके रखे हैं, तो बेसिकली आप अकाउंट्स के अंदर भी पढ़ते हो कि भाई है क्या। एक्सटिंग्विश और रिड्यूस द लायबिलिटी ऑफ एनी ऑफ शेयर इन रिस्पेक्ट ऑफ शेयर कैपिटल। बच्चों 10 रुपए का शेयर है जिसपे 5 रुपए जो है वो पेड अप है, तो आप रिमेनिंग 5 रुपीज को हटा करके पूरे 5 से उसको फुली पेड अप कर सकते हैं, अनकॉल कैपिटल की लायबिलिटी से उसको रिलीव कर दिया। सेकंड नंबर बच्चों बहुत सीधा सा है, पेड अप कैपिटल जो लॉस्ट हो चुकी है। सर इसका मतलब क्या होता है, कई बार बच्चों 10 रुपीज का आपका फुली पेड अप शेयर है, लेकिन उसके सामने 7.5 रुपए की एसेट आपको दिख रही है, 2.5 रुपया आपको लग रहा है कि आपकी अनवांटेड या फिक्टिशियस एसेट्स है जिनकी कोई वैल्यू नहीं, तो आप जो अकाउंट्स में एंट्री करते हो ना, कैपिटल टू कैपिटल टू कैपिटल रिडक्शन, वो एग्जैक्टली इसमें होती है कि 10 की शेयर को आप 7.5 रुपए पर लेकर के आगे, ऐसा भी कर सकते हैं। या बच्चों कई बार जो एक्सेस कैपिटल है 10 रुपीज फुल्ली पेड अप है, 2 रुपए आपने वापस पे करके 8 रुपीज पे कैपिटल को लेके आगे 5 रुपए या 8 रुपए पे आपने कर दिया, तो पैसा वापस करके ऐसा भी आप कर सकते हैं बराबर। इन सबसे आपकी पेड अप कैपिटल जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। इसमें खास चीज ये है कि पेड अप कैपिटल आपकी रिड्यूस होती है, ठीक है। चलिए जी, अब इसके लिए आर्टिकल्स में प्रोविजन होना चाहिए, और बच्चों प्रोविजन देखते जाइए, पुराने डिपॉजिट को पेमेंट, जो डिपॉजिट्स पड़े हुए हैं कंपनी के पास में, उनको पेमेंट में इंटरेस्ट में कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि नहीं तो क्या कहा जाएगा कि एक तरफ कैपिटल कम कर रहे हो या पैसा वापस कर रहे हो, इधर आपने डिपॉजिट का पेमेंट ही नहीं किया, ये तो गलत चीज हो जाएगी बराबर। प्रोसीजर के लिए बच्चों एसआर पास करना पड़ेगा, एनसीएलटी को अप्लाई करना पड़ेगा। एनसीएलटी बहुत कुछ करने वाला है, इसका भी मैंने एक चार्ट बताया था आपको। एनसीएलटी क्या करेगा, एनसीएलटी बच्चे परमिशन देने से पहले सीजी को, रजिस्ट्रार को, सेबी को, क्रेडिटर को नोटिस भेजेगा। क्यों भेजेगा, कि भैया आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसके कन्वर्जन करना, इसके रिडक्शन करने से, और उनके रिप्रेजेंटेशन को कंसीडर भी करेगा अगर उन्होंने कुछ भी किया तो, और वो आ जाना चाहिए 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिस। मतलब इनमें से अगर किसी को भी ऑब्जेक्शन है या कोई भी रिप्रेजेंटेशन देना है तो 3 महीने का टाइम है जिसमें आप ट्रिब्यूनल को अपना ऑब्जेक्शन दे दो। अगर इस टाइम पीरियड में कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं आया है तो प्रिजम्पशन कर लेंगे कि भाई रिडक्शन से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर एक नया पॉइंट आजकल और बना दिया कि ये रिडक्शन उस वक्त तक सैंक्शन नहीं होगा जब तक हमारा ऑडिटर इस चीज को सर्टिफाई नहीं करे कि कंपनी ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को और बाकी एक्ट जो भी है, एक्ट के जो प्रोविजन है उनको फॉलो किया हो बराबर। ये एक सर्टिफिकेट हमारा ऑडिटर फाइल करेगा जाकर के, सर ये लो सर सर्टिफिकेट, ये फाइल करना पड़ेगा बराबर से। फिर बच्चों ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल, अब यहाँ पे ट्रिब्यूनल अगर सेटिस्फाई है तो ऑर्डर कर देगा कि भैया रिडक्शन कर दो, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ बढ़िया है, टर्म्स कंडीशन हमारी फर्स्ट क्लास है बच्चों, बिल्कुल ट्रिब्यूनल जो है वो इस चीज का ऑर्डर कर देगा। ये आप लोगों को इधर ध्यान में रखना है, बिल्कुल ऑर्डर कर देगा, टेंशन नहीं है कि भाई बिल्कुल ठीक है। और इसके बाद में आप लोग सब जानते हो कि ट्रिब्यूनल का ऑर्डर अकाउंट्स में पढ़ के आए हो, पब्लिश करना पड़ेगा बराबर से। पब्लिश कर दिया, फेल हो गए अगर तो पेनल्टी भी लगने वाली है। तो सिंपल है, रेजोल्यूशन पास किया और आपने ट्रिब्यूनल को अप्लाई कर दिया, ट्रिब्यूनल ने इन सबको नोटिस दिया, 3 महीने का टाइम दिया, ऑब्जेक्शन आया तो बात करेंगे, नहीं ऑब्जेक्शन आया तो कंफर्म कर देंगे, लेकिन उससे पहले ऑडिटर का सर्टिफिकेट भी ले लेंगे, न्यूज़पेपर में प्रिंट कर देंगे, काम खत्म हो जाएगा बच्चों। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बोला डिलीवरी ऑफ कॉपी ऑफ ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल टू रजिस्ट्रार, समझना। अब जो ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर की कॉपी आपको दी है वो 30 दिन के अंदर अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रार को देना पड़ेगा, जिसमें कैपिटल कितनी है, नंबर ऑफ शेयर सब कितने हैं, उस पर अमाउंट कितना है, और डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आपकी क्या है हर शेयर की, उस पर कितना अमाउंट है वो सब आपको बताना पड़ेगा, और आरओसी इसके लिए सर्टिफिकेट इशू कर देगा। एक तरह से तो हमारा काम यहाँ पे खत्म हो गया है ना, प्रोसेस तो इतना ही है। लेकिन एक पॉइंट इसमें और है जो आपको समझने में कई बार डिफिकल्टी होती है कि सर इसमें क्रेडिटर का राइट क्या है। बच्चे कई बार ऐसा हो सकता है कि कोई क्रेडिटर का नाम जानबूझ करके लिस्ट से रह गया, छोड़ दिया गया। हमको लगा कि भाई कंपनी क्या करती है बच्चे कि जो आरओसी को हमने, सॉरी ट्रिब्यूनल को हमने जो लिस्ट भेजी थी ना, उसमें किसी क्रेडिटर का नाम हमने जानबूझ के डाला ही नहीं, क्या ऑब्जेक्शन करेगा।
तो वेयर द नेम ऑफ क्रेडिटर इज बाय रीजन ऑफ हिज इग्नोरेंस ऑफ प्रोसीडिंग, और उस बेचारे को पता भी नहीं था, बराबर, और उसका अमाउंट का क्लेम वगैरह आपने कुछ भी ट्रिब्यूनल को नहीं भेजा, या लिस्ट में उसका नाम ही बेचारे का नहीं लिखा, बराबर, कंपनी ने यहाँ पे डिफॉल्ट किया, तो इन रेस्पेक्ट ऑफ द अमाउंट ऑफ हिज क्लेम, तो मान लीजिए कि उसका 1 करोड़ का डेब्ट ड्यू है, उसका नाम ट्रिब्यूनल को भेजा ही नहीं गया है, तो अब उस बंदे के पास में क्या राइट है देखना, वो किससे क्लेम करेगा? Every person who was a member of company on the date of registration of the order for reduction shall be liable to contribute to the payment of that debt or claim an amount not exceeding the amount which he would have been liable to contribute if the company has commenced winding up on the day immediately before the said date. यानी जो भी उस दिन कंपनी का मेंबर होगा, उस वक्त में जब ये रिडक्शन का ऑर्डर आया था, वो सारे के सारे मेंबर उसका पेमेंट करने के लिए लायबल होंगे, लेकिन कितना पेमेंट करने के लिए? contribute to the बच्चों समझना पॉइंट को, contribute to the payment of that debt or claim an amount not exceeding the amount which he would have been liable to contribute. यानी पूरा उसका 1 करोड़ का पेमेंट करने के लिए आपको घर से पैसा नहीं लाना है, घर से पैसा लाना है तो फिर कंपनी कैसी रही? लेकिन सपोज करिए आपके पास पार्टली पेड अप शेयर थे, 10 रुपए का शेयर था, 8 रुपए पे किए, 2 रुपीज अभी आपको और देने, तो वो 2 रुपए के लिए ये सीधा उस पर्सन को लाइबल कर सकता है, बराबर। आगे पढ़ना, एंड इफ द कंपनी इज वाउंड अप, अगर कंपनी वाउंड अप होती है तो द ट्रिब्यूनल में ऑन एप्लीकेशन ऑफ एनी सच क्रेडिटर वो प्रूफ देता है कि सर मुझे तो पता ही नहीं था, ना इन्होंने मेरा नाम दिया, सेटल अ लिस्ट ऑफ पर्संस हु लायबल टू कंट्रीब्यूट एंड मेक एन एनफोर्स कॉल एंड ऑर्डर टू द कंट्रीब्यूटरी सेटल ऑन द लिस्ट एज इफ दे वर ऑर्डिनरी कंट्रीब्यूटर इन अ वाइंडिंग अप। बच्चों समझना, और देन उसके बाद में एंड मेक एन एनफोर्स कॉल एंड ऑर्डर टू द कंट्रीब्यूटरी सेटल ऑन द लिस्ट एज इफ दे वर ऑर्डिनरी कंट्रीब्यूटर्स इन द वाइंडिंग अप। तो वाइंडिंग अप के टाइम पे भी जब ये पर्सन अप्लाई करेगा कि सर मेरा नाम भेजा नहीं गया था, तो भी ट्रिब्यूनल इसकी एक लिस्ट बनाएगा और इन लोगों को प्रायोरिटी से पेमेंट भी सिक्योर के बाद में जो प्रायोरिटी पेमेंट होता है वो इन लोगों को दिलाया जाएगा। ये क्रेडिटर्स का पावर हो गया, बराबर। तो जनरली हम लोग जानते हैं कि क्रेडिटर अपने लोन के लिए कंपनी पर केस करता है, लेकिन ऐसा अगर कुछ हुआ कि आपने क्रेडिटर का नाम ही नहीं लिख के दिया, तो वो सेपरेट लीगल एंटिटी वाला पॉइंट एक तरह से हट गया और ये क्रेडिटर डायरेक्ट मेंबर से अपना पैसा इन्वोर्स करवा सकता है, अपने को ध्यान में रखना है, बराबर। फिर अगर किसी ऑफिसर ने सेक्शन फॉलो नहीं किया, वो नहीं किया जानबूझ के, तो पेनल्टी है जो आप लोग जानते हैं। चलिए जी, फिर बच्चों 2 सेक्शन बहुत जबरदस्त वाले आ रहे हैं हमारे, 67, फिर साथ में इसमें 68, 69 भी लग जाएगा, 70 अपने को और 70 वाला जो हमारा सेक्शन है, तीनों ये हमारे जबरदस्त सेक्शन आ रहे हैं। तो आइए आखिर के अंदर इस पर बात करते हैं ताकि आपका रिवीजन का ये पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो जाए। चलिए जी, अब 67 बच्चों कहता है कि नो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, मैंने पहले भी कहा था नो नहीं समझ में आता है तो आगे लगा देना, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर और गारंटी एंड हैविंग अ शेयर कैपिटल शैल नॉट पावर टू बाय इट्स ओन शेयर। बच्चों कोई भी कंपनी अपने शेयर्स को खुद परचेज नहीं कर सकती है जब तक वो इसके लिए सेक्शन 68 के प्रोविजन जो आगे अपन पढ़ेंगे वो फॉलो नहीं कर ले। 68 के प्रोविजन फॉलो कर लो तो आप बायबैक कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते हो। एक्चुअली में ये सेक्शन इस पॉइंट से ज्यादा कनेक्टेड है नहीं। मेन ये सेक्शन आपका ये प्रोहिबिशन पे बात करता है, वो समझो कोई भी पब्लिक कंपनी किसी भी पर्सन को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई भी लोन, गारंटी, श्योरिटी नहीं देगी अपने या अपनी होल्डिंग कंपनी के शेयर्स परचेज करने के लिए। सपोज करो ये कंपनी एस लिमिटेड है, ये एच लिमिटेड है, बराबर। तो ये एस लिमिटेड किसी भी एक पर्सन को पैसा लोन पे, गारंटी पे और किसी तरह से नहीं देगी जिससे वो बंदा एस लिमिटेड के शेयर परचेज कर ले या उसकी होल्डिंग कंपनी के शेयर परचेज कर ले। सेम उसी तरह से एच लिमिटेड की बात करें तो वो किसी भी पर्सन को पैसा उधार पे, लोन पे, गारंटी पे, श्योरिटी पे, गारंटी का मतलब किसी और से लोन लिया और गारंटी के दे रहे हैं, आप मीनिंग जानते हो, उसको पैसा नहीं देगी जिससे वो क्या करे, जिससे वो इस कंपनी के शेयर परचेज कर ले। हाँ, सब्सिडरी के परचेज कर रहे हो तो टेंशन नहीं, देखो हमने सिर्फ क्या बोला है, खुद के या होल्डिंग के, सब्सिडी नहीं लिखा है। तो होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी के शेयर परचेज करने के लिए भले लोन दे सकती है, लेकिन एक सब्सिडरी कंपनी अपने और अपने होल्डिंग कंपनी के शेयर परचेज करने के लिए कोई लोन किसी को नहीं देगी, ना तो लोन, ना किसी और से लोन ले रहे हो तो गारंटी कुछ भी नहीं करेगी। लेकिन इसके एक्सेप्शन है भाई, जबरदस्त वाले एक्सेप्शन है। सर क्या है? सबसे पहला एक्सेप्शन बच्चे, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, जैसे बैंकिंग कंपनी है, आप बैंकों का काम ही लोन देना है, तो किसी बैंक ने अपने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में अगर किसी को पैसा दे दिया है तो भाई हमने बिल्कुल अलाउ किया कि चलेगा। फिर बच्चों सेकंड और थर्ड पॉइंट पढ़ना बहुत जबरदस्त है, पहले थर्ड पॉइंट पढ़ो, हमेशा मैंने आपको थर्ड पॉइंट पढ़ने को कहा है। द कंपनी में एडवांस, क्योंकि ये पहले से था, बीच वाला तो बाद में आया है। कंपनी अपने किसी भी बोनाफाइड एम्प्लॉय को पैसा दे सकती है, लेकिन डायरेक्टर और केएमपी वो
नहीं होना चाहिए, इस पर क्वेश्चन अपन लोगों ने कर रखा है बराबर। टू, अभी क्वेश्चन एक और बताऊंगा आपको इसके ऊपर, टू एनेबल देम टू परचेज और सब्सक्राइब फुली पेड अप शेयर, शेयर फुली पेड अप, पहली कंडीशन बच्चों, पहली कंडीशन ये बंदा एम्प्लॉय होना चाहिए कंपनी का, दूसरा आउटसाइडर नहीं, सिर्फ एम्प्लॉय, डायरेक्टर और केएम पे नहीं होना चाहिए, दूसरा शेयर फुली पेड अप वाले परचेस कर रहा है, चाहे उस कंपनी के, होल्डिंग कंपनी के, और उसकी उस एम्प्लॉय की जो सैलरी है उसके 6 महीने की सैलरी से ज्यादा लोन नहीं देंगे, यानी 50,000 अगर महीना सैलरी है तो 50 इंटू 6 कर लीजिए, 3 लाख रुपए से ज्यादा जो है वो उसको अमाउंट नहीं मिलेगा, ये अपने को ध्यान में यहाँ पे रखना चाहिए बराबर, तीनों कंडीशन एक साथ चाहिए, ठीक है। फिर बच्चों दिस राइट शेल नॉट अफेक्ट द राइट ऑफ ए कंपनी, आप प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन अलग है, ये चीज अलग है। अब बच्चों खास चीज बी वाला पॉइंट पढ़ता हूं, द कंपनी में एडवांस ए लोन टू इट्स बोनाफाइड एम्प्लॉय, यहाँ पे भी एम्प्लॉय आ गया, इवन यहाँ पे एक और चीज आ गई, ट्रस्टीज फॉर द बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉय, जैसे डिबेंचर ट्रस्टी होता है ना, वैसे एम्प्लॉयज के बेनिफिट के लिए ट्रस्टीज होते हैं, उनको भी दे सकती है। सेकंड पॉइंट भी वही है बच्चों, फुली पेड अप शेयर, लेकिन खास बात समझो यहाँ पे 6 मंथ की सैलरी का मैक्सिमम वाला कोई पॉइंट है ही नहीं, उसकी जगह बोल दिया गया है कि स्कीम बना दो एसआर पास करके। तो सर दोनों में सिमिलरिटी और डिफरेंसेस क्या है बच्चों, सिमिलरिटी तो वही है, ये भी एम्प्लॉइज को देना है, ये भी एम्प्लॉइज को देना है बराबर, ये भी शेयर फुली पेड अप होने चाहिए, ये भी फुली पेड अप होने चाहिए, लेकिन डिफरेंस क्या, वहां ट्रस्टीज को भी अलाउ किया, प्लस वहां पे 6 महीने की सैलरी का कोई बाउंडेशन नहीं है, मतलब अगर 6 मंथ की सैलरी तक देना हो तब तो आपको कोई एसआर पास नहीं करना है, नहीं तो एसआर पास करके आप 6 महीने की सैलरी से ज्यादा पैसा भी दे सकते हो, ये इस बी पॉइंट के अंदर कवर है, ये अपने को ध्यान रखना है। और अगर ये सेक्शन को फॉलो किए बगैर दे दिया तो पेनल्टी लगेगी। लेकिन यहाँ पे एक एग्जम्पशन दिया हमने कुछ कंपनीज को, सर ये कौन से बात का एग्जम्पशन दिया, सुनना, ये खाली 67 के 1 वाले पार्ट में जो आपने ऊपर पॉइंट पढ़ा ना, ये वाला ये वाला ये वाला, कौन सा वाला बच्चों, ये वाला, ये पॉइंट क्या कह रहा था कि अगर बायबैक करना हो तो कंपनी की एक्ट के प्रोविजन फॉलो करो, यानी 68 वाला सेक्शन जो अभी पढ़ेंगे उसके प्रोविजन फॉलो करो। लेकिन यहां पे क्या कहा गया कि ये जो सेक्शन 67 है ये कुछ प्राइवेट कंपनीज और आईएफएससी पब्लिक कंपनीज पर अप्लाई नहीं होता। सर कौन सी प्राइवेट कौन सी कंपनियां, सर हमको ये भी बताओ, बताता हूं क्या लिखा है बच्चों, देखना, इन हुज शेयर कैपिटल नो अदर बॉडी कॉर्पोरेट आर इन्वेस्टेड इन एनी मनी। बच्चों समझना, ऐसी प्राइवेट कंपनी आईएफएससी कंपनी जिसकी कैपिटल में किसी ने कोई, किसी कंपनी ने या बॉडी कॉर्पोरेट ने कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं किया, मतलब उनके मेंबर्स की लिस्ट में कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, सारे इंडिविजुअल है, दूसरे मेंबर है, बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, पहली कंडीशन तो ये है। तो वो 68 वाले सेक्शन को बगैर फॉलो किए भी अपना बायबैक कर सकती है, उनको प्रोविजंस फॉलो करने की जरूरत नहीं, हमने एग्जम्प्ट कर दिया। आगे सुनो बच्चों, इफ द बोरोइंग्स ऑफ सच, इनमें से कोई भी कंडीशन चाहिए, सारी चाहिए, वो देखना सारी चाहिए, क्योंकि हमने एपोस्ट्रोफी एस लगा दिया और नहीं लगाया, और तीसरी कंडीशन से पहले एंड लगाया बच्चों, तो तीनों कंडीशन एक साथ चाहिए। एक तो पहली कंडीशन, इसमें किसी और कंपनी का इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए। दूसरा, उसका बोरोइंग्स ऑफ सच कंपनी फ्रॉम बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और बच्चों साथ में क्या बोला है, एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट, एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट, मतलब ऐसी कंपनी का जो बैंक से या किसी और कंपनी से जो लोन है वो लेस होना चाहिए। किससे लेस होना चाहिए, पेड अप कैपिटल का ट्वाइस या 50 करोड़, इनमें से जो भी लोअर है उससे लेस होना चाहिए। आपको कई बार मैंने ये कहा, सपोज करो पेड अप कैपिटल 2 करोड़ की है, तो 2 करोड़ का डबल करो मतलब 4 करोड़, 4 करोड़ और 50 करोड़ में से बच्चों लोअर कौन सा, यानी कि 4 करोड़, इससे भी कम का बोरोइंग्स अगर है तो परमिसिबल है, नहीं तो नहीं है। तीसरी चीज बच्चों, एंड सच ए कंपनी इज नॉट डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग सब्सिस्टिंग एट द टाइम ऑफ मेकिंग ट्रांजैक्शन। जिस वक्त में ऐसा ट्रांजैक्शन का सोच रहे हो, इस तरह की कोई भी बोरोइंग, सच बोरोइंग से मतलब ये ऊपर वाली बोरोइंग्स, इनको पेमेंट करने में आपने किसी भी तरह का कोई डिफॉल्ट नहीं किया है कि भाई ड्यू हो गया लेकिन आप पेमेंट नहीं कर पाए, वैसा कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। अगर कोई प्राइवेट या आईएफएससी पब्लिक कंपनी ये सारे प्रोविजंस, ये सारी कंडीशन को पूरा करे तो उनको कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस बगैर फॉलो किए भी बायबैक करने का राइट लॉ ने दिया है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए जी, खास बात बच्चों, अगर आपने इस सेक्शन के बाहर जाके किसी को पैसे दे दिए और उस बेचारे ने शेयर खरीद लिए तो अनलॉफुल नहीं होंगे, सिर्फ पनिशमेंट लगेगा कंपनी और ऑफिसर के अगेंस्ट में, उस पर नहीं, कंपनी और ऑफिसर के अगेंस्ट में लगेगा। सर ये ऊपर आएगा एम्प्लॉय ट्रस्टी, ये कौन होते हैं, फॉलोइंग पर्सन बच्चों अपॉइंटेड नहीं हो सकते। कौन हो सकता है ये नहीं बोला, कौन नहीं हो सकते बोला है,
डायरेक्टर को, केएमपी को, प्रमोटर को, चाहे वो होल्डिंग का हो, चाहे सब्सिडरी का हो, चाहे एसोसिएट का हो, या उनका कोई रिश्तेदार अगर है, तो उसको बेटा अपन एम्प्लॉय ट्रस्टी नहीं बना सकते, वो खुद का फायदा सोचेगा। उसके अलावा कोई भी पर्सन जो 10% या ज्यादा की शेयर कैपिटल कंपनी में हेल्ड कर रहा है, 10% या उससे ज्यादा, वो भी एम्प्लॉय का ट्रस्टी, उनका हितैषी बन करके नहीं आ सकता है, अपने को ध्यान रखना है। चलिए जी, खत्म हो गया। आखिरी सेक्शंस पे आगे बच्चों, 68, 69, 70 एक साथ पढ़ने का होता है, बहुत प्यारा सेक्शन है, सबको आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फटाफट पढ़ेंगे इसको, बहुत फास्ट पढ़ेंगे क्योंकि आप अकाउंट्स के अंदर इसको पढ़ते हो। बायबैक के सोर्सेज में सबसे पहला फ्री रिजर्व, प्रीमियम भी इसके अंदर होता है, चाहे कंपनी 133 में हो चाहे नहीं हो, या आप नए शेयर भी इशू कर सकते हैं, लेकिन जो ऑलरेडी शेयर इशू किए हैं आपने, सेम काइंड ऑफ शेयर, उससे जो पैसा आएगा उससे बायबैक नहीं होगा। डिफरेंट काइंड के शेयर इशू करिए, इक्विटी का करना है तो प्रेफरेंस करिए। कंडीशंस, आर्टिकल्स में ऑथराइज होना चाहिए, 10% तक अगर आपको बायबैक करना है कैपिटल और रिजर्व का, तो बोर्ड रेजोल्यूशन से काम चल जाएगा बराबर। लेकिन अगर 10% से ज्यादा करना है, मैक्सिमम 25% अभी पढ़ लेंगे, तो आपको पास करना पड़ेगा स्पेशल रेजोल्यूशन, ये आप लोग जानते हो, ठीक है। डेब्ट इक्विटी रेशियो 2:1 और लेस, 2:1 और लेस होना चाहिए। सीजी परमिशन दे तो रिलैक्सेशन मिल जाएगा। शेयर फुली पेड अप होने चाहिए, कंपनी लिस्टेड है तो सेबी की गाइडलाइन फॉलो करनी पड़ेगी। टाइम लिमिट कितना है, 2 बायबैक के बीच में 1 साल का गैप, 2 बायबैक के बीच में 1 साल का गैप होना चाहिए। और एंटायर प्रोसेस बायबैक का जो है वो 12 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग रेजोल्यूशन पूरा हो जाना चाहिए, चाहे एसआर पास किया चाहे बोर्ड पास किया, ठीक है। मोड ऑफ बायबैक क्या होगा बच्चों, कहां से परचेस करोगे, सबको पता है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से प्रपोर्शनेट बेसिस पे कर रहे हैं, जैसे 1:5 वाला था कि 5 वाला एक शेयर बेच सकता है, या ओपन मार्केट जैसे स्टॉक मार्केट होता है वहां से कर लो, या फिर बच्चों जिन एम्प्लॉइज को आपने शेयर दिए थे स्वेट इक्विटी एएसओपी, उनसे भी परचेस का ऑफर कर सकते हो। क्वांटम बहुत इंपॉर्टेंट है, अकाउंट्स में आप पढ़ते हो, 25% ऑफ एग्रीगेट कैपिटल एंड रिजर्व, कैपिटल और रिजर्व के 25% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर इक्विटी शेयर्स का बायबैक करना चाह रहे हो तो 25% ऑफ कैपिटल किसी भी ईयर से ज्यादा नहीं कर सकते हो बराबर। कैपिटल बच्चों ऊपर लिखा है, ऊपर कॉमन लिखा है हमने, मतलब कैपिटल इक्विटी प्रेफरेंस सबके लिए है, लेकिन इक्विटी शेयर का करना चाह रहे हो तो जितनी कैपिटल है, पेड अप कैपिटल अगर 1 करोड़ की है तो उसका 25% नहीं, 25 लाख से ज्यादा वहां आप नहीं कर सकते। लेकिन उसके लिए जो मनी यूटिलाइज होगी वो कैपिटल और रिजर्व के 25% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, आप लोग जानते हो बराबर। कैपिटल और रिजर्व के 25% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इक्विटी शेयर्स का अगर करना चाह रहे हो तो आपका बायबैक कितना होगा, 25% ऑफ टोटल पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल से ज्यादा किसी भी साल में नहीं होगा बराबर। सर हर साल की लिमिट है, ओवरऑल लिमिट है बच्चों, क्या है, एवरी ईयर अपन ने बोला ना, एक साल का हमारा सिस्टम है, अपने को ध्यान रखना है। चलिए जी, और यहाँ पे सबसे खास बात, फ्री रिजर्व में सिक्योरिटी प्रीमियम में इंक्लूड रहेगा इस सेक्शन के पर्पस से। फिर कंपनी एक सॉल्वेंसी डिक्लेरेशन करेगी, आरओसी और सेबी को सॉल्वेंसी डिक्लेरेशन करेगी कि हम कैपेबल हैं बराबर। वेयर अ कंपनी हैज पास एसआर टू बायबैक इट्स शेयर, तो आपको बायबैक बिफोर मेकिंग बायबैक करने से पहले आरओसी और सेबी को आप एक सॉल्वेंसी दोगे, तो हमारे पास बराबर से एसेट वगैरह पड़ी हुई है, ये सारी चीजें अपने को वहां पे डिक्लेयर करनी पड़ेगी, अपने को ध्यान में रखना है बराबर से। फिर बच्चों नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में क्या आ गया, नेक्स्ट पॉइंट देख के चलो। फिर हमने कहा कि 7 दिन के अंदर जब ये बायबैक कंप्लीट होता है, उसके 7 दिन में आपको सिक्योरिटीज को डिस्ट्रॉय कर देना पड़ेगा बराबर से, डिस्ट्रॉय करके खत्म कर देना चाहिए। और बच्चों अगर जिस कैटेगरी के आपने शेयर बायबैक किए, अगले 6 महीने तक बोनस इशू नहीं करोगे, ईएसओपी 6 महीने तक सेम कैटेगरी के शेयर इशू नहीं कर सकते हो, एक्सेप्ट जी इनको कर सकते हो बराबर। यानी जिस कैटेगरी के शेयर आपने बायबैक किए बराबर, 6 महीने तक वैसे शेयर इशू नहीं होंगे, नए शेयर इशू उस कैटेगरी के उस क्लास के नहीं होंगे। लेकिन वो शेयर अगर बोनस में देना चाह रहे हो, ईएसओपी में देना चाह रहे हो, शेयर वारंट को कन्वर्ट करके सर्टिफिकेट देना चाह रहे हो, या कन्वर्जन चाह रहे हो डिबेंचर प्रेफरेंस शेयर काउंट शेयर्स में, तो बिल्कुल अलाउड है। कंपनी को बच्चों रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा, 30 दिन के अंदर आपको एक रिटर्न भर के आरओसी और सेबी को फाइल करना पड़ेगा कि सर इनका बायबैक किया है। ये सबको पता है बच्चों, सबको पता है। सीआरआर यहाँ पे भी बनता है, बायबैक करने से पहले भी अगर प्रॉफिट में से बायबैक कर रहे हो, रिजर्व में से बायबैक कर रहे हो, तो जितना बायबैक का अमाउंट है बराबर, ये देखिए अगर फ्री रिजर्व से या सिक्योरिटी प्रीमियम से हो रहा है तो जितना नॉमिनल वैल्यू का आप बायबैक कर रहे हो उसको सीआरआर के अंदर ट्रांसफर कर दोगे, सीधा सीधा से पॉइंट है बच्चों। और सेक्शन 70 हमारा आखिरी सेक्शन आ गया, पूरा कैपिटल टॉपिक आपको मैंने खत्म करा दिया। अभी क्वेश्चंस के ऊपर भी बात करूंगा 10 मिनट और आपसे। प्रोहिबिशन बच्चों बहुत जोरदार है। अ कंपनी कैन नॉट बाय बैक बच्चों, इन कंडीशंस के अंदर कंपनी बाय बैक नहीं कर पाएगी। सबसे पहला अपनी सब्सिडी, आपको अपने तरीके बता दिए, ओपन मार्केट से कर लो, एग्जिस्टिंग वालों से कर लो, लेकिन सब्सिडरी कंपनी के थ्रू अगर बायबैक करवाना चाह रहे हो कि आपकी सब्सिडरी कंपनी खरीदे, लेकिन माना जाए आपने खरीद के बायबैक कर लिया,
अलाउड नहीं है। बच्चों इन्वेस्टमेंट की तरह से भी इन्वेस्टमेंट कंपनीज के थ्रू आपको तरीका बताया, खुद ही कैपिटल परचेज करो, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू बैंक की एंट्री करो। अगर आप जैसे डिबेंचर्स को तो आप इन्वेस्टमेंट पर्पज से भी खरीद के रख सकते हो, बाद में मार्केट में बेच सकते हो, ऐसा यहाँ पे नहीं चलेगा। उसके अलावा सबसे खास पॉइंट, अगर कंपनी ने डिपॉजिट के पेमेंट में या इंटरेस्ट पेमेंट में डिफॉल्ट किया, अगर डिबेंचर के रिडम्पशन में या प्रेफरेंस शेयर के रिडम्पशन में या पेमेंट में किसी तरह का कोई डिफॉल्ट किया, बच्चों समझना बराबर, या कोई टर्म लोन था बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, उसके लोन या इंटरेस्ट के पेमेंट में डिफॉल्ट किया, तो लॉ कहता है कि लायबिलिटीज का पेमेंट करने के लिए पैसा नहीं है और तुम बायबैक करना चाह रहे हो, तो भैया नहीं चलेगा। तो डिपॉजिट, रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट या उस पर इंटरेस्ट, सेम उसी तरह से डिबेंचर का रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर या डिविडेंड का पेमेंट या टर्म लोन का इंटरेस्ट या उस पर जो भी अमाउंट था वो अगर आपने रीपेमेंट करने में दिक्कत की है तो आप ये काम नहीं कर पाओगे। और बच्चों गलती सुधार लेते हो, अगर आपको बायबैक करना ही करना है और आपने जो जो डिफॉल्ट है सारे सुधार लिए, तब भी ये प्रोहिबिशन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 3 साल तक नहीं हटने वाला है। ये लिफ्ट कब होगा? जब डिफॉल्ट ठीक कर देते हो, पेमेंट कर देते हो, उसके 3 साल बाद ही हटेगा, आप लोग ध्यान रखोगे। और उसके बाद बच्चों कंपनी हैज नॉट कंप्लाइड विद, या फिर नंबर 1 92 के प्रोविजन एनुअल रिटर्न वाले फॉलो नहीं किए, या 123 डिक्लेरेशन वाले प्रोविजन फॉलो नहीं किए, बराबर जो भी उसमें लिखे हुए हैं, या 127 जो पनिशमेंट था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड में, उस पनिशमेंट को आपने फॉलो नहीं किया, जो 18% इंटरेस्ट आपको देना वगैरह था वो आपने नहीं दिया, या 129 फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सबमिट करने में आपने प्रोविजन फॉलो नहीं किए, अगर इन सेक्शन को फॉलो नहीं किया तो भी बायबैक नहीं कर पाओगे। सर मान लो आप फॉलो कर ले तो यहाँ रेस्ट्रिक्शन कितना? कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। इनमें से अगर कहीं गलती हुई है तो जैसे आपने फॉलो कर लिया आप इमीडिएटली बायबैक कर सकते हैं, लेकिन इसमें अगर गलती है तो ठीक करने के 3 साल तक आप ये काम नहीं कर पाएंगे, ये आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। तो बच्चों ये 43 से लगा करके यहां तक का हमारा जो पोर्शन है वो हमने यहाँ पे लगभग मेरे ख्याल से 1 से 1.5 घंटे के अंदर खत्म कर लिया है, बराबर। अब मैं आपको लेकर के आता हूं फटाफट से बच्चों, 10 मिनट हम इसको और देने वाले हैं और इसमें मैं आपको काफी सारे क्वेश्चंस जो हैं वो फटाफट से बताने वाला हूं। आइए जी, यहाँ आप देख सकते हैं पूरी लिस्ट मेरे पास में ओपन है। तो हम सबसे पहले बच्चों देख लेते हैं हमारा अभी का ही, यानी नवंबर 20 जो है उस नवंबर 20 का ही देख लेते हैं सबसे पहले। तो आरटीपी, चलिए जी, आरटीपी देखना थोड़ा सा इजी होता है क्योंकि आरटीपी के अंदर चैप्टर वाइज क्वेश्चंस हैं तो हमको बहुत आराम से मिल जाएगा। हालांकि कंपनी लॉ के तो आई थिंक एक साथ में होंगे सारे के सारे। ये देखिए, ये हमारा हो गया इस बार का आरटीपी, ठीक है। तो मैं आपको आरटीपी में लेकर के चलता हूं और फटाफट से इसमें डिटेल क्वेश्चन जो है बच्चों उनके ऊपर बात कर लेते हैं। वैसे मैंने आरटीपी का पूरा डिस्कशन जो है वो करके आप लोगों को बताया हुआ है, बराबर। लेकिन यहाँ अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चंस की। आइए जी, ये देखिए, ये पड़े हमारे क्वेश्चंस। तो देखें क्या हमारे काम का कोई क्वेश्चन है क्या, जितना अभी हमने टॉपिक पढ़ा। तो बच्चों यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जनरल मीटिंग का है भाई, हमारे काम का नहीं है। दूसरा वाला क्वेश्चन अगर हम देखें तो ये सेकंड वाला भी ऑडिटर का क्वेश्चन हो गया। थर्ड वाला प्रोस्पेक्टस का क्वेश्चन है बच्चों, वहां के साथ आप लोग जरूर करना। नेक्स्ट उसके बाद में बच्चों ये एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, आइए देखें। बोनस शेयर पे क्वेश्चन आ गया बच्चों। अभी अभी मैंने आपको बोनस शेयर पढ़ने को कहा था। सूर्या लिमिटेड इज एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंज्यूमर गुड्स एंड हैज गॉट अ गुड बॉन्ड वैल्यू, बराबर समझिएगा, बराबर से। देन उसके बाद में क्या लिखा है, ओवर द ईयर इट हैज बिल्ट अ गुड रेपुटेशन एंड बैलेंस शीट ऑन मार्च 31। इतना है पूरा ऑथोराइज कैपिटल का पोजीशन आपको यहाँ पे देके रखा हुआ है, ठीक है। इतना इतना पोजीशन दिया आपको और फिर बोला बच्चों ऑथोराइज कैपिटल इतनी हो गई, इशूड सब्सक्राइब कैपिटल इतनी हो गई और फ्री रिजर्व उनका इतना पड़ा हुआ है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आर प्रपोजिंग टू डिक्लेयर अ बोनस शेयर ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 2 शेयर। बच्चों समझ रहे हैं, 1:2 का रेशियो होगा, हर 2 पे 1 देना है, हेल्ड बाय एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। द बोर्ड वांट्स टू नो द कंडीशन एंड द मैनर ऑफ इशूइंग अ बोनस शेयर। बच्चों पूरे प्रोविजन में जो कंडीशंस आपने पढ़ा, आर्टिकल्स में होना चाहिए, पहले से फुल्ली पेड अप शेयर होने चाहिए, वो सारी कंडीशंस आपको यहाँ पे लिख देनी है, बराबर। अभी आंसर भी चेक कर लेंगे अपन। फिर और देख लेते हैं कोई क्वेश्चन हमसे पूछा है क्या। यस बच्चे लोगों, नेक्स्ट नंबर डिपॉजिट का क्वेश्चन है, अभी अपने को करना है, अभी अपन ने नहीं किया है, नेक्स्ट चैप्टर के अंदर करेंगे जो भी इससे। चलिए जी, इतने ही क्वेश्चन थे, इसमें एक ही क्वेश्चन था। सर इस क्वेश्चन का आंसर क्या बना, आइए मैं आपको दिखा देता हूं बच्चों कि ये क्वेश्चन का आंसर इन्होंने कैसे बनाया है। ये देखिए, फोर्थ वाला क्वेश्चन हमारा था। ये देखिए, सेक्शन 63 सबसे पहले कैसे समझाओगे कि भाई बोनस शेयर फ्री रिजर्व से आ सकता है, सिक्योरिटी प्रीमियम से आ सकता है, या सीआरआर भी यहाँ पे यूज होता है, अपन ने पढ़ा है। कंडीशंस बता दी बच्चों, आर्टिकल्स में प्रोविजन, बोर्ड रिजोल्यूशन, फिर जनरल मीटिंग का परमिशन चाहिए,
फिक्स डिपॉजिट या डेब्ट के पेमेंट में कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। बराबर से सेम वैसा ही पॉइंट है बच्चों, स्टैट्यूटरी ड्यूज में कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। पार्टली पेड अप शेयर है तो फुली करने पड़ेंगे, और भी कोई कंडीशंस हो तो पूरी करनी पड़ेगी। और देन कैपिटल देख लीजिए कितनी है, उसके हिसाब से आप ये दे सकते हो। ये भी देख लेना कि कहीं ऑथोराइज कैपिटल से बाहर तो नहीं निकल रहे हो, ठीक है। टू इश्यू बोनस शेयर कंपनी विल नीड रिजर्व हाफ ऑफ जितना है विच इज अवेलेबल विद द कंपनी लेना पड़ेगा। आफ्टर फॉलोइंग द अबव कंप्लायंस आप इशू कर सकते हो। ये अपने को 1 शेयर फॉर 2 शेयर्स अपने को ध्यान में रखना है। तो ये आप बहुत आराम से यहां से कर सकते हैं। तो ये आपका आरटीपी है नवंबर 20 का। चलिए जी, फिर बच्चों आपको मैं लेके चलता हूं इसी के अंदर पुरानी आरटीपी आपको दिखा देता हूं। मई 20 सर, मई 20 का आरटीपी मैंने इधर लिया है क्या? ये रहा भाई, ये रहा। चलिए जी, पुराना आरडीबी भी एक ले लेते हैं बच्चों। बस 10 मिनट 5 मिनट में हम लोग इसको पूरा खत्म कर लेंगे, उससे ज्यादा हमको अभी इसके लिए जरूरत नहीं है। लगभग हमने सब कुछ इसके अंदर कवर कर लिया है। तो आइए फटाफट से आपको मैं लेके चलता हूं कि सर इससे रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन है क्या पुरानी वाली आरटीबी में। आइए चेक कर लेते हैं, फटाफट चेक करते हैं बच्चों। देखिए यहाँ पे आपको दिया है सीधा सीधा सा फर्स्ट क्वेश्चन डिविडेंड का है भाई, अपने को जरूरत नहीं है अभी। सेकंड हमारा एनुअल जनरल मीटिंग हो गया। तीसरे वाले में भी हमको बोला है फुल टाइम सेक्रेटरी है वो साइन बाय द घनश्याम, नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। जनरल मीटिंग का क्वेश्चन है। फिर बच्चों ये प्रोस्पेक्टस का हमारा एक क्वेश्चन आ गया जोरदार वाला, जरूर इसको देखिएगा। फिर से हमारा मीटिंग का क्वेश्चन आ गया। 100 और इतने बड़े में से कुछ आ ही नहीं रहेगा बच्चों, आता है। ये देखिए हमारे पास में क्वेश्चन बहुत बढ़िया आ गया, अभी सेक्शन 67 अपन ने किया, उसका क्वेश्चन आपके सामने है। 7th क्वेश्चन देखिए, के लिमिटेड सब्सिडरी ऑफ ओल लिमिटेड है बच्चों। के लिमिटेड है सब्सिडरी ओल लिमिटेड की, डिसाइडेड टू गिव लोन ऑफ ₹4 लाख टू द एचआर बच्चों, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर को देना चाह रहे हैं जो की मैनेजर पर्सन नहीं है, इन्होंने खुद ने बोल दिया। 30,000 उसका मंथली सैलरी है, तो 30,000 मंथली सैलरी के हिसाब से 6 महीने का 1,80,000 रुपया बनता है, जबकि आप उसको 4 लाख का लोन दे रहे हो। यहीं पे गड़बड़ हो गया सारा मामला। 2/500 पार्टली पेड अप शेयर है। सेम क्वेश्चन अपन ने किया भैया, फुली पेड अप शेयर होने चाहिए, 1000 रुपए का एक है। इनके लिमिटेड एग्जामिन बताइए वैलिडिटी की, बिल्कुल भी वैलिड नहीं है। आपने ना तो एसआर पास किया जिसमें आप लोग अमाउंट से सैलरी से ज्यादा दे सकते थे, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत एक और आ गई, पार्टली पेड अप शेयर है तो ये बिल्कुल भी परमिसिबल नहीं है। सेक्शन 67 आपको आंसर में लिख देना चाहिए। मैं आंसर नहीं बताऊं तो भी आपको पता है, फिर भी देख लीजिए कि यस सर इसका आंसर तो हमको आता है सर, आता है सर, बिल्कुल आता है सर। ये देखिए क्लियर बोल दिया बच्चों, कंडीशन सारी बता दो। नॉट केएमपी होना चाहिए, 6 मंथ का सैलरी के बराबर दे सकते हो, और फुल्ली पेड अप होने चाहिए। और हमने बोल दिया द अमाउंट ऑफ लोन मोर देन 6 मंथ्स है, क्योंकि 1,80,000 ही सैलरी होता है। दूसरा पार्टली पेड अप शेयर है तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, वैलिड नहीं है, इनवैलिड है जैसा लिखा हुआ है, आप लोगों को ध्यान में रखना है। चलिए जी, ये पॉइंट भी आपके पास हो गया। अब आइए वापस लेके चलता हूं। अब हमने कहा कि सर हमको इस बार का एमटीपी भी बता दीजिए। चलिए भाई चलिए, वैसे एमटीपी के ऊपर सारी बात मैं आप लोगों से कर चुका हूं, लेकिन फिर भी हम लोग देख लेते हैं एमटीपी के हमारे क्वेश्चंस। आइए जी, आपको एमटीपी भी दिखा देता हूं। पूरा एमटीपी का डिस्कशन यहीं पर पड़ा हुआ है, सबके लिंक में यहाँ पे डालूंगा, आप पूरा चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए जी, तो ये हमारे सामने आ गया। सबसे पहले तो ये है, इस पार्ट को तो हटा दिया मैंने। हम बड़े क्वेश्चंस जो भी हैं उनमें हम लोग ढूंढ लेते हैं कि भाई ये टॉपिक कहाँ पड़ा है हमारा। हाँ जी, ये सारे हमारे एमसीक्यूज चल रहे हैं, एमसीक्यूज चल रहे हैं, एमसीक्यूज पूरा डिस्कशन बच्चों मैंने कर रखा है। पूरा वीडियो यहाँ पे अपलोडेड है, मैं लिंक दे दूंगा आपको, तो उसमें से देख लीजिएगा जिनको भी पूरा डिटेल के अंदर बाकी चीजें करनी हो। बच्चों देखो सेम क्वेश्चन दे दिया इन्होंने, सेम टू सेम क्वेश्चन अभी अभी जो किया एमटीपी का भी। फर्स्ट क्वेश्चन सेक्शन नंबर 67 का, ओएमआर लिमिटेड वही 4 लाख का सैलरी है, बस चेंज क्या कर दिया, 40,000 महीना उसका सैलरी है, तो भी सेम बात होगी बच्चों। 40,000 भी अगर सैलरी है तो 2,40,000 होता है, जबकि 4 लाख का लोन दिया और पार्टली पेड अप शेयर है, तो मामला हमारा बैठता ही नहीं है बराबर। तो बहुत आराम से कर सकते हो। और देख लेते हैं कोई क्वेश्चन है क्या। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, यस यस यस, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आ गया। रिकवरिंग द होल अमाउंट ऑफ बिल, एनआईए का क्वेश्चन है। नहीं है, कोई टेंशन नहीं इसके अंदर अपने को। और मैं देख लेता हूं। हाँ जी, फटाफट से देख लेते हैं अपन, क्योंकि क्वेश्चन तो नहीं है। और इससे रिलेटेड ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल बडिंग पार्ट कंपनीज एक्ट, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, चैरिटेबल पर्पस, सेक्शन 8 कंपनी का क्वेश्चन है बच्चों। इस तरह के क्वेश्चंस आप लोग बहुत आराम से कर सकते हैं। प्रायर बेस जो आपका है वो मैं यहाँ पे नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि ये चीजें आप लोगों ने पढ़ी हुई है अच्छी तरह से, बराबर। हाँ, रीओपनिंग ऑफ अकाउंट्स वाला हम अलग से पढ़ने वाले हैं। चलिए जी, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। एग्जामिन द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू द प्रोसेस, स्मॉल कंपनी है कि नहीं, आप लोग शुरू से पढ़ते आए हो, स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन वगैरह आप सब करते हो। और चलिए जी, तो इसमें कोई टेंशन नहीं हमारी। ये देखिए, और कोई क्वेश्चन है क्या यहाँ पे।
नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, ओबीसी वगैरह के क्वेश्चन हैं, नहीं है। चलिए जी, तो इसमें भी हमारे पास में कोई टेंशन नहीं, सेम क्वेश्चन हमारा आया तो क्या चीज इंपॉर्टेंट हो सकती है वो भी अपने को पता लग गई अच्छी तरह से। चलिए जी, इसको भी मैंने क्लोज कर दिया, कोई क्वेश्चन नहीं हमारे पास में इससे रिलेटेड। अब आपको मैं बता देता हूं बच्चों, एक और काम कर लेते हैं हम लोग, हम आरटीपीस देख चुके हैं, ठीक है। अच्छा, आपको मैं नवंबर 19 का आरटीपी भी दिखा देता हूं भाई, ये मैंने अभी आपको कहा दिखाया, आइए नवंबर 19 का जो आरटीपी है उसको भी देख लेते हैं सर, कि क्या उसमें कोई क्वेश्चन ऐसा है क्या जो हमारे डिस्कशन के लिए रहेगा। चलिए जी, चलिए चलिए चलिए, ताकि फटाफट से हम लोग देख सकें। अच्छा, इस पे आपको यहाँ पे सारी आरटीपीएस के सारे क्वेश्चन का डिस्कशन मिल जाएगा, तो अगर किसी को लगता है कि सर पूरा एक बार कोर्स करने के बाद हम लोगों को आरटीपी करना है या और कुछ करना है, एमटीपी का कोई क्वेश्चन करना है, तो वो सब चीजें भी आपको यहाँ से मिलने वाली है। आइए आगे क्वेश्चंस मेरे पास में फटाफट से देख लेते हैं कि क्या कोई कंपनीज एक्ट का क्वेश्चन इससे कनेक्टेड हमारे पास में है क्या। चलिए जी, ये बाकी लॉज हो गए, फटाफट से यहां से मैं देख लेता हूं कोई क्वेश्चन हमारे इस टॉपिक से कनेक्टेड। यहाँ पे एनुअल जनरल मीटिंग का क्वेश्चन हो गया, ये सारे क्वेश्चन हम लोग अलग अलग चैप्टर्स के साथ में डिस्कस करेंगे, इसलिए टेंशन नहीं है। ये भी नहीं। जनरल मीटिंग का क्वेश्चन है पावर ऑफ रजिस्ट्रार टू मेक एंट्री चेंजेस वाली, ये भी नहीं है। मेमोरेंडम में चेंज का पार्ट है, सब जनरल पार्ट हो गया, आप लोग सब जानते हैं अच्छी तरह से। हाँ जी, when trust donated इतना है, trustee is the asset of trust, subsidiary hold is holding company, can subsidiary company hold shares, नहीं, ये भी नहीं है भाई। तो कहने का मतलब कहीं पर भी इससे रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चंस मेनली जो देखे अपन ने 67 के देख लिए, लेकिन हमने रिवीजन पूरा 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 कर लिया है। लास्ट एक चीज आपको 1 मिनट के अंदर मैं और बता देता हूं बच्चों, हम लोग पुराने साल का पेपर भी ले लेते हैं। नवंबर 19 का पेपर मेरे ख्याल से यहाँ मैंने लिया है या नहीं लिया, एक बार चेक कर लेता हूं मैं। इसमें चलिए, नहीं तो नेक्स्ट के अंदर अपन उसको ले लेंगे। हाँ जी, ये एक हम लोग देख लेते हैं मे 20 का। चलिए जी, मे 20 हमारा जो है, खुल जा भाई। हाँ जी, मे 20 का एक एमटीबी भी हम लोग नजर डाल लेते हैं कि क्या लिखा गया है। ताकि हमारा जो काम है वो बहुत स्ट्रांगली तैयार हो जाए। देख लेते हैं कोई क्वेश्चन इससे कनेक्टेड अगर हो तो फटाफट से देख लिया जाए। हाँ जी, ये देखिए, ये क्वेश्चंस यहां से हमारे स्टार्ट हैं। बच्चों क्या बोला है देखो, एप्टेक टेक्नोलॉजी लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड 1 अक्टूबर विद अ पेड अप शेयर कैपिटल 200 करोड़ का है, और स्मॉल टाइम 4 मंथ इट हैज अनयूज्ड प्रॉफिट एंड हैज टॉप्ड द चार्ट फॉर इट्स हाई एम्प्लॉय फ्रेंडली एनवायरनमेंट। A company wants to issue sweat equity shares, देखिएगा, a friend of CEO of the company has told him they cannot issue sweat equity share, 2 years have not lapsed since the time company has commenced its business। किसी फ्रेंड ने बोल दिया भैया 2 साल तक तुम इशू नहीं कर पाओगे। The CEO of company has approached you to advise them about the essential condition to be fulfilled before the issue of sweat equity share। और कंपनी को, भले ही कंपनी को फ्यू मंथ्स हुए भाई, कोई ऐसी रिक्वायरमेंट हमारी नहीं थी कि 2 साल हो जाने चाहिए। हाँ बिल्कुल इशू कर सकते हैं अगर उन बाकी कंडीशंस को पूरा कर देते हैं तो। ध्यान रखना पड़ेगा, कंडीशंस पूरी करनी पड़ेंगी। आइए मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं, साथ में देख लेते हैं और कोई क्वेश्चन है क्या। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन नहीं है, बढ़िया क्वेश्चन। यानी कि सेक्शन ज्यादातर हमारा जो पूछा जा रहा है बच्चों वो इस टॉपिक से वो पूछा जा रहा है आपसे बायबैक या बायबैक से रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछा जा रहा है। हाँ जी, चलिए, तो मैं इसके आंसर्स आप लोगों को बताने जा रहा हूं अभी, और ये रहे मे 20 के हमारे आंसर्स। चलिए जी, तो पहला क्वेश्चन ही हमारा यही था, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देख लो, ये रहा। स्वेट इक्विटी शेयर लिखने का तरीका भी देख लो, अकॉर्डिंग सेक्शन 54। ये कंडीशंस हमने बता दी, एसआर पास करना है, क्या क्या वो रिजोल्यूशन के अंदर होना चाहिए, बाकी सारी कंडीशंस जो भी थी सर सारी समझानी पड़ेगी क्या। जो इशू की कंडीशंस थी वो सारी की सारी यहाँ से समझा दीजिए, सेबी का परमिशन वगैरह सब कुछ इन्होंने समझा दिया। और फाइनली क्या बोल दिया, अच्छा इसमें 69 सेक्शन 70 ये सब नहीं लिखना है, जो कंडीशन है खाली आपकी वो लिखाना है आपको। एप्टेक टेक्नोलॉजी लिमिटेड कैन इशू स्वेट इक्विटी शेयर बाय फॉलोइंग द कंडीशन एज मेंशन अबव, इट डज नॉट मेक अ डिफरेंस दैट द कंपनी इज जस्ट अ फ्यू मंथ ओल्ड। तो जो 70 में प्रोहिबिशंस है, 67 में सीआरआर ट्रांसफर करने का पॉइंट है, बाद में जाके आपको आरओसी को देने वाले पॉइंट है, वो सब कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है।
सिर्फ कंडीशंस वाले जो पॉइंट है वो आप लिख दीजिए। एसआर पास करना पड़ेगा, इवन परसेंटेज भी देने का जरूरत नहीं है, बराबर। उसके अलावा वो जो रेजोल्यूशन पास करोगे उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दोगे, फिर लिस्टेड कंपनी है तो सेबी के रिक्वायरमेंट को पूरी करेगी, बस इतने पॉइंट्स के साथ हमारा आंसर हो जाएगा। ये आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। चलिए जी, तो ये सारी बात बच्चों यहां आकर के खत्म हो गई। तो फटाफट से मैंने आप लोगों को शेयर कैपिटल 43 से 70 का रिवीजन करा दिया है। मेरे साथ बैठ के रिवीजन कर लेना। नेक्स्ट वीडियो के अंदर जल्दी हम लोग अगला पार्ट जो है जिसमें हम लोग डिपॉजिट, डिबेंचर्स एंड चार्जेस वाला जो पूरा पार्ट है उसको कंप्लीट करेंगे। फिर मीटिंग्स एडमिनिस्ट्रेशन पे बात होगी बराबर से। तो और अदर जो सोर्सेज हमारे जो है, अदर हमारा जो अदर सोर्सेज भाई टैक्स में कहां चला गया मैं, हमारे जो अदर लॉज है बच्चों उन पर हम लोग कल बात करने वाले हैं। डॉफर को बात करेंगे 2 सेशन में, 1.5 घंटे के 2 सेशंस हम लोग लेंगे। उसका लिंक भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड हो जाएगा। तो बिल्कुल अच्छे से तैयारी करिए बगैर टाइम वेस्ट किए। ओके बच्चे लोगों, टाटा बाय बाय। पैनिक नहीं होना और अच्छे से तैयारी करना। बाय बाय।